यस, रिविजन डन, हाँ या ना? इस बार तुम हफ्ते भर बाद मिल रहे हैं, राइट? इवन क्लास इस बार हुई नहीं ट्यूसडे के दिन हमारी। पॉलिटी क्लास कहाँ हुई? लास्ट फ्राइडे के बाद हम आज मिल रहे हैं फॉर पॉलिटी। तो रिविजन हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा हुआ। था कितना? पीस, पीस, PEACE, ओके, बस वहीं तक हुआ। मतलब इंडियन पीस स्टैब्लिश करना ही नहीं है तुम लोगों ने, नहीं करना है, ठीक है। चलो, यस, सैनिक स्कूल डन, रिविजन हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11th एनसीईआरटी जो हमारा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका वो आ जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो टॉपिक इज योर, ठीक है, डेवलपमेंट। नाउ इकोनॉमी के अंदर पढ़ा है डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट, ग्रोथ पढ़ा इन टर्म्स के बारे में, तो बताओ, ठीक है, व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट इज डेवलपमेंट? सम, कुछ भी चीज जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ हो, इंप्रूवमेंट, ठीक है। रिमेंबर व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ वर्ड, डू नॉट यूज दिस वर्ड ग्रोथ ओनली, राइट? क्योंकि डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर देन योर ग्रोथ, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट, इट इज ऑल अबाउट इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस और वेलबींग, दैट्स इट। ये वर्ड्स यूज करना है, क्यों? बिकॉज व्हेनेवर वी रीड इन इकोनॉमी, वहां पे हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एनीवन? हाउ द ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट? पढ़ा है ना? शुरुआती होती है इकोनॉमी की इसी से भाई, क्योंकि इसको बिना पढ़े हुए आप जीडीपी, HDI वगैरह नहीं पढ़ सकते। हाउ द ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट। इवन मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, इट इज फ्रॉम योर इकोनॉमी सेगमेंट। सी, जब भी हम बात करेंगे अबाउट द ग्रोथ, ग्रोथ इज ओनली अ समथिंग विच ट्रैक्स व्हाट? क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। कौन सा? क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर वी से कि भाई इंडियाज जीडीपी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $2 ट्रिलियन टू $3 ट्रिलियन, तो किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? अबाउट द नंबर्स, राइट? तो ये क्या हो गया आपका? ग्रोथ। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड सिनेरियो, इंडिया इज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी हमने कैसे किया होगा मेजर? बाय मेजरिंग जीडीपी, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेवरल इंडेक्सेस सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, हमारे यहां पे स्कोर अच्छा है क्या? नहीं, वी आर 100 अबोव, हमारा रैंकिंग वहां पे आता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दो वी हैव अ वेल्थ, लेकिन क्या वो वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। उस वेल्थ के होने से क्या सबकी जो लाइफस्टाइल या जो लिविंग स्टैंडर्ड है प्रॉपर है क्या? नहीं, राइट? तो इसीलिए ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है मेजर? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। समझ में आया? बट उस प्रोग्रेस का लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे एक्चुअल इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो कहां करेंगे हम मेजर? डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। सो डेवलपमेंट इज एक्चुअली क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, कि अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इट शुड ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आया? ठीक है। दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन द इकोनॉमी। यहां पे सिंपली वी नीड टू अंडरस्टैंड दी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया? बिकॉज एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, एंड दे राइट स्पेसिफिकली इन द प्रीलिम्स ऑल्सो, कि गिव द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। लाइक एक बार क्वेश्चन आया था लिबर्टी के रिगार्डिंग, व्हाट इज लिबर्टी इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट? यूपीएससी 2017 prelims, they specified liberty in context of political sphere.
समझ में आया? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यू मे हैव रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट, जब वो आएगा रिगार्डिंग टू इकोनॉमी तो फिर आप ये सारे टर्म्स यूज करोगे, कौन सा? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। समझ में आया? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट इन द पॉलिटी, यहां पे कोई आइडिया फिक्स नहीं है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। ठीक है, यहां पे इट इज, यू कैन से मिक्स्ड आइडिया, इट इज मोर अबाउट द ओपिनियंस एंड फिलोसफीज। समझ में आ रहा है? तो वो जो कट टू कट डिवीजन है वो यहां अवेलेबल नहीं होगा, इट इज सिंपली अवेलेबल इन योर इकोनॉमी। ठीक है, सो ध्यान रही ये चीज। इवन व्हेन यू हैव आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, इफ इट कम्स इन जीएस पेपर 2, दैट इज पॉलिटी वाला, वहां पे योर राइटिंग अप्रोच विल बी डिफरेंट, जो हम ये फॉलो करेंगे। व्हेन इट कम्स इन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाला, तो आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करोगे। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई यू शुड नो सिलेबस वेरी वेल। सो विद द पेपर, राइट, इवन योर टोन चेंजेस फॉर अ सेम टॉपिक। क्लियर हो रहा है? ठीक है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, यू मे हैव इन अ मेंस, सो जस्ट हैव दैट क्लैरिटी कि इन इकोनॉमी वो उसका फॉर्मूला फिक्स है, डेफिनेशन, बट इन द पॉलिटी, ठीक है, इट इज सिंपली अबाउट व्हाट? इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस एंड वेलबींग। क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ जब लास्ट टाइम हम मिले थे इन द हिस्ट्रीज लेक्चर, ठीक है, उस टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हाउ ह्यूमन बीइंग हैज इवॉल्व्ड। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग जैसे इवॉल्व होते गया, क्या अटेन करता गया? वो प्रोग्रेस, लाइक व्हेन ही शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, उसकी लाइफ क्या बन गई? इजी। ठीक है, जो उसके यू कैन से जो स्फीयर था, लाइक जहां पे उसको बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इवन इट बिकेम द इजियर, कंफर्टेबल। लाइक पहले हंटिंग गैदरिंग था, they shifted towards the animal husbandry, right, वो और easy हो गया, then they again shifted to agriculture. So this is how कि भाई progress is what the most basic element of the human life. समझ में आया? ठीक है, बट स्टिल एक इशू ये था कि जब कभी भी सोसाइटी के अंदर रिलीजन इज डोमिनेंट, कौन? रिलीजन। ठीक है, बिकॉज सी रिलीजन बिलीव्स इन वन थिंग, डेस्टिनी। ठीक है, उसका लॉजिक क्या है? सिंपल सा, जो आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सी जिस किसी भी सोसाइटी के अंदर रिलीजन इज टू मच डोमिनेटिंग ना, ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई उस सोसाइटी में क्या आता है? स्टेटस को। क्या आता है? स्टेटस को मीन्स व्हाट? चेंजलेसनेस, जो जैसा है वही सही है, राइट, और उसको वैसा ही चलने दो। तो बेसिक जब भी हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेफिनेटली जब इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस हुआ इन द यूरोप, ठीक है, देन दे टॉक्ड अबाउट व्हाट? प्रोग्रेस। दे गिवन दैट आइडिया कि जब लोग मोनार्की के अंडर थे, ठीक है, या उससे भी पहले किसके अंडर थे? चर्च, व्हेन चर्च वाज डोमिनेंट। ठीक है, तो ऑलवेज आइडिया ये था कि भाई हमें अपने लाइफ में क्या करना है? इंप्रूव, बिकॉज वॉट एवर इज गोइंग ऑन इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए, जिससे वो क्या कर सके? बेटर लाइफ स्पेंड कर सके। सो वॉट एवर आइडियाज केम, चाहे रिनाइसेंस के टाइम पे हो या ड्यूरिंग योर एज ऑफ एनलाइटनमेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों था? टू ब्रिंग सम प्रोग्रेस इन द लाइफ, राइट, डेफिनेटली वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बट अल्टीमेटली व्हाई डू यू वांट ऑल दोस थिंग्स? जस्ट टू लिव अ बेटर लाइफ। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से भाई डेवलपमेंट का जो एक आइडियोलॉजी था वो शुरू हुआ, एंड दैट्स व्हाई लाइक व्हेनेवर यू सी कि जितना ह्यूमन बीइंग ने प्रोग्रेस किया होगा 3000 साल में, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा टाइम्स प्रोग्रेस किया हमने लास्ट 300 इयर्स के अंदर। समझ में आ रहा है कि इमेजिन करो सडनली फ्रॉम 3000 ईयर का जो प्रोसेस था कितने में आ गया? 300 इयर्स में। तो डेफिनेटली कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली पहले भी ह्यूमन बीइंग था और बाद में भी ह्यूमन बीइंग है, राइट, बस क्या चेंज हुआ? पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट। ठीक है, वो जो आइडिया था डेवलपमेंट का वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बनाया गया बाय द फिलोसोफर्स। इसको लेके पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई, डिमांड्स हुई, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी अटेन्ड दिस स्पीड ऑफ प्रोग्रेस कि जो 3000 साल में हुआ, ठीक है, वी डिड मोर देन इट विद इन 300 इयर्स। क्लियर हुआ? ठीक है,
तो ये था फर्स्ट कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट है क्या। अब सी, हर किसी का अपना अलग अलग होता है ओपिनियन। लाइक समवन लाइक से रोटी कपड़ा मकान सफिशिएंट है टू लिव बेटर लाइफ। सम आर लाइक नो, रोटी कपड़ा मकान अलोंग विद द हेल्थ एंड एजुकेशन। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, नॉट जस्ट द मटेरियल थिंग्स, इवन अगर लोगों के पास फ्रीडम नहीं है तो वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो डेवलपमेंट की अपनी कोई भी एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई इवन इन द इकोनॉमी वी हैव मल्टीपल इंडेक्सेस, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। समझ में आ रहा है? बिकॉज हर कोई अलग अलग पैरामीटर्स पे जज करता है किसको, डेवलपमेंट को, राइट। तो सेम हमें यहां पे वही बात करनी है अबाउट दोज डेवलपमेंटल मॉडल्स जो प्रोमिनेंटली फॉलो किया गया अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब जब भी हम इसकी बात करेंगे, सी व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन नेशंस, कौन सा, यूरोपियन नेशंस एंड अमेरिका, यूएसए, राइट। आज जब भी हम डेवलपमेंट का नाम लेते हैं, कभी सुना है ना, जब कंपेयर करते हैं, इंडिया इज नॉट लाइक यूएसए, इंडिया इज नॉट लाइक जर्मनी, राइट। क्यों? बिकॉज मॉडर्न टाइम में डेवलपमेंट शुरुआती कहां हुआ, इन द वेस्ट, राइट। दैट्स व्हाई फॉर एवरीवन मॉडल क्या आता है हमेशा, यूएसए, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन। क्लियर, राइट। नाउ इन्होंने जो ये चीज अटेन की, कौन सी, प्रोस्पेरिटी, किन्होंने, वेस्टर्न नेशंस ने। उसमें से एक जो फंडामेंटल टूल था, इट वाज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर कंट्रीज एंड देयर रिसोर्सेज, राइट। यूरोपियन नेशंस ने कॉलोनाइज किया पूरे वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग योर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इवन योर एशिया, राइट। तो जब हम बात करेंगे यहां पे कि जब इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, राइट, तो ही डिमांड किस चीज की उठी, फॉर द इंडिपेंडेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल भाई इंडियन पीजेंट, ठीक है, क्या ब्रिटिशर्स वर द फर्स्ट हु वर द फॉरेनर्स एंड केम टू इंडिया? भाई वी आर हैविंग अ फॉरेनर्स फ्रॉम द 500 BCE, कोई नए लोग नहीं थे ये। बट देन व्हाई ओनली वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और व्हाई वी रेजिस्टेड ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? They were exploiting us. मतलब ये मान लो whatever segment, कोई भी पॉपुलेशन सेगमेंट रहा हो, दे एक्सप्लॉइटेड ईच एंड एवरी सेगमेंट, पीजेंट्स हो, वर्कर्स हो, आर्टिसंस हो, ठीक है, सबको एक्सप्लॉइट किया। एंड दैट्स व्हाई डिमांड किसकी उठी वहां पे, इंडिपेंडेंस की, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री इफ यू टॉक अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, जो कौन लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पता है किसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? कौन था लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताओ? वाइसरॉय था इंडिया का, शाबाश। ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस टाइम वो पोस्ट आया ही नहीं था वाइसरॉय ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो कॉर्नवालिस, अच्छा फेमस क्यों है कॉर्नवालिस, ये बताओ? क्यों फेमस है, एनीवन? नहीं भाई, कुछ भी मतलब, वो बेंटिक बना था, वो बहुत टाइम बाद, उसके भी 40 साल बाद आने वाला है वो मामला। क्यों फेमस था ये, इसकी कुछ पॉलिसीज थी, राइट। रिमेंबर ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो आज हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी, इसका जो पहली बार ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको हमने मॉडिफाई किया, उसके अंदर डेमोक्रेसी की वैल्यूज को इंसर्ट किया बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया के फादर कौन होंगे, वो वल्लभ भाई पटेल। बट ओवरऑल जिसने इंडिया में सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसने अपने टाइम पे एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था रिगार्डिंग टू योर लैंड रेवेन्यू, विच वाज नोन एज योर परमानेंट सेटलमेंट। कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, राइट। क्या था सब सिस्टम जमींदारी का, किसी को आइडिया है कुछ इसके रिगार्डिंग? जमींदारी होता क्या था, और ये जमींदार कौन था? ब्रिटिशर, ठीक है। अब देखो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको। नाउ जमींदार क्या इंडिया में कौन लेकर आया, ब्रिटिशर्स? नो, इट वाज देयर, ठीक है, फ्रॉम द अर्लियर टाइम। ऑन एज अ जमींदार
ठीक है, वो कब सामने आते हैं? ड्यूरिंग योर मुगल पीरियड, ठीक है। बट रिमेंबर, ड्यूरिंग मुगल टाइम दे वर सिंपली अ टैक्स कलेक्टर। क्या थे सिंपली? वो टैक्स कलेक्टर, नॉट द ओनर ऑफ द लैंड। समझ में आया? अब मुगल्स में और लॉर्ड कॉर्न वो डिफरेंस यही था, व्हाट ही डिड, ही मेड जमींदार्स को लैंड ओनर्स। समझ में आया? ठीक है। और सिचुएशन जो स्टार्ट हुई इंडियन पीजेंट्स की वर्स्ट होना, वो कब से हुई? फ्रॉम दिस पीरियड ओनली। कैसे? लेट्स से दिस पीस ऑफ लैंड, ठीक है, अगर किसी को भी जमींदार बनना है ना इसका, देयर यूज्ड टू बी अ ऑक्शनिंग, राइट, कि चलो लगाओ बोली, समवन लाइक 10 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। अब प्रॉब्लम कहां था वो समझो, ठीक है। अब ये जमीन का जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, लेट्स से इट इज 15 लाख रुपीस पर एनम, जितना ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नाउ ऑक्शनिंग स्टार्टेड फ्रॉम 10 लाख, चलो ये ठीक था। किसी ने बोला 12 लाख, इट्स स्टिल ओके। बट देन बिडिंग में क्या होता है? प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। नाउ लेट्स से 20 लाख, 25 लाख तक बिडिंग गई, चलो 25 लाख बिडिंग डन। अब हुआ क्या पता है? इससे पहले ड्यूरिंग मुगल्स जमींदार कौन होते थे पता है? नॉर्मली जो किसी लोकल विलेज के लीडर हुआ करते थे, लाइक चौधरी, पाटिल्स, देशमुख, सुने टर्म्स, ठीक है। तो पहले इनको ही जमींदार बनाते थे उस टाइम पे, ड्यूरिंग मुगल फेज, इवन द बीजापुर सल्तनत एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या बोला? बिडिंग करो। अब इवन उस गांव का जो था लीडर, उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे, तो ये हाईएस्ट बिडिंग लगाई किसने? अर्बन एरियाज में रहने वाले मर्चेंट्स ने। किसने? अर्बन एरियाज में रहने वाले मर्चेंट लगा दी वहां पे ऑक्शनिंग की, ठीक है, जमीन हमारी याद से। नाउ इमेजिन करो भाई, जो एक बंदा अर्बन एरिया में एज अ मर्चेंट है, वो अपना काम धंधा छोड़ के गांव जाने वाला है क्या वसूली करने के लिए? उसने क्या किया? उसने अपनी जमीन दे दी सब कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और को। समझ में आ रहा है? क्या बोला उसको कि मुझे तो बस 25 लाख वसूल करके दे। नाउ इमेजिन करो दैट सब कॉन्ट्रैक्टर अगर वो 25 लाख देगा तो खुद के लिए क्या रखेगा? वो क्या बोलेगा? ठीक है, इसमें मैं अपने 2 लाख रुपए और जोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है? एंड समटाइम्स एक जमीन के ऊपर 40 सब कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। 40 किसको जेब से करना है अपने? अल्टीमेटली वसूल कहां से करना है? फार्मर से, पीजेंट से, राइट। तो इमेजिन करो जब टैक्स का डिमांड बढ़ते जाएगा ऐसे, ठीक है, नॉर्मली सिस्टम ऐसा था कि फार्मर जो कुछ भी प्रोड्यूस करते थे एज पर लॉ उसका 50% के आसपास दे हैव टू पे एज अ टैक्स। बट ड्यू टू दिस चेन, ठीक है, ये नंबर पहुंचता है 80 to 85%। 80 to 85% तक दे हैव टू पे अ टैक्स, नंबर 1, ठीक है। चलो टैक्स पे कर भी दिया, राइट। कितना बचा रिमेनिंग? सिर्फ जो भी टोटल प्रोड्यूस किया उसका बचा मात्र 15% के आसपास, राइट। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक और चीज कर दी इंट्रोड्यूस, दैट वाज द कैश क्रॉपिंग और कमर्शियल क्रॉपिंग। इंडिगो, कॉटन, सुने इंडिगो क्या होता है? एनीवन? क्या होता है इंडिगो? मीनिंग पूछ रहा हूं। डाई, नेचुरल डाई, मतलब आज तो वी हैव सिंथेटिक कलर्स, उस टाइम पे वो नेचुरल डाई हुआ करता था, ठीक है। तो देवर इवन डूइंग दैट फोर्सफुली, ठीक है। नाउ यू मे थिंक सर महाराष्ट्र के फार्मर्स ने कॉटन फार्मिंग की रिच बन गए, तो अच्छी बात थी ना उस टाइम पर भी। रिमेंबर, फार्मिंग तो आप करोगे बट अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स होंगे वहां पे वो बाय करेंगे अपने रेट पे, मतलब इस मार्केट रेट इज कितना? 10 रुपीज, दे आर गोइंग टू बाई एट 5 रुपीज, और बेचना पड़ेगा आपको। क्यों पता है? व्हाट दे डिड, दे ऑलमोस्ट एंडेड कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल बचा ही नहीं, तो कौन खरीदेगा अल्टीमेटली उसको? यही लोग, ठीक है। तो एक तो इस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन था। अब फार्मर के पास थोड़े पैसे आ भी गए, अब वो जाएगा बाहर से फूड ग्रेन खरीदने के लिए, राइट, खरीदेगा फूड ग्रेन, या फिर जब टैक्स पे करना होता है, अब भाई पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई किसी का शादी वगैरह हो, कुछ तो होता होगा। अब जब उस टाइम उसको टैक्स पे करना होता था, दे यूजुअली गो टू मनी लेंडर्स के पास, महाजन, साहूकार, सका लोन दे दो हमको थोड़ा सा, साहूकार और चालू 1 नंबर का, ठीक है, डोंट तो अपना भाई है, फ्री में लोन लेके जा,
ठीक है। और रिमेंबर उस टाइम पे इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो आ चुका था, स्टैम्प पेपर का कॉन्सेप्ट, एग्रीमेंट। अब भाई जो हमारी थी पॉपुलेशन वो क्या थी, इलिटरेट, पीजेंट्स की, ठीक है। अब पेपर में क्या लिखा हुआ पता है कि यू हैव टू पे 10% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट, और लगवा लिया उस पर अंगूठा, खत्म, ठीक है। और यही साहूकार उससे लो कॉस्ट पे फूड ग्रेन खरीद के वही फूड ग्रेन मार्केट में 10 टाइम्स के प्राइस में उसको बेचता था, राइट। सो इट वाज नॉट जस्ट ब्रिटिशर्स प्लस उन्होंने जो पूरा सिस्टम क्रिएट किया ना, इसने किया हमारा एक्सप्लॉयटेशन। एंड दैट्स व्हाई व्हेन भगत सिंह वाज ऑफ द ओपिनियन इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम सिर्फ किसको भगाएं, ब्रिटिशर्स को। whoever is exploiting India, whether Britishers or Indians, that is zamindars, sahukars, we have to fight against all of them. ये आइडिया था भगत सिंह का। अब समझ में आया कि why the people were so much desperate for the freedom at that point of time, because situation ऐसी लेवल पे worst आ चुकी थी, right? And see, if you see Indian economy को from time of Mahajanpadas, ठीक है, from Mahajanpadas to Mughals, Indian economy was not completely agricultural. We had a vibrant trade and commerce also. ठीक है, मतलब even some of the data suggest कि भाई Indian economy dominated 20 to 25% of world GDP. आज it is around 2%. उसमें कितना था ये 20 से 25%. How? Because भाई इंडिया का टेक्सटाइल बड़ा फेमस था, सिल्क हो, कॉटन हो, राइट। Now what Britishers did, जब इंडिया में आए ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन में उस टाइम पे आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या आया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो फर्स्ट आया था ये रेवोल्यूशन, वो आया था इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स। और प्रॉब्लम क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अर्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से वो कपड़े खरीदती थी और कहां जाकर बेचती थी उसको? ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर। बट देन ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉ प्रॉब्लम किससे हो रहा है इसको? जो ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं उनको क्या कर दिया? टैक्स इंपोज कर दिया। किसके ऊपर? इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर 200% टैक्स। और जो ब्रिटेन का टेक्सटाइल था वो इंडिया में हो गया टैक्स फ्री। क्या हो गया? टैक्स फ्री, ठीक है। तो जब मार्केट में आपके जो कपड़े हैं इनकी डिमांड होगी ही नहीं, तो कोई यहां पे करेगा उसको मैन्युफैक्चर? नहीं। तो क्या हुआ इंडिया का? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। एंड इमेजिन करो जो लोग पहले इन एक्टिविटीज में एंगेज थे, अब जब उनका बिजनेस ही नहीं बचा, वो अल्टीमेटली कहां जाएंगे? टुवर्ड्स विलेजेस, और वापस कहां पे? खेती बाड़ी के अंदर, लाइक दैट वी सॉ ड्यूरिंग कोविड-19। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम ये हुआ कि लैंड वॉज लिमिटेड, ठीक है। बट ठीक है, पहले क्या था? पॉपुलेशन वॉज स्कैटर्ड। कुछ लोग डिपेंडेंट थे ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, कुछ किस पे डिपेंडेंट थे? ऑन दी एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ? सब के सब किस पे डिपेंड हो गए? ऑन दी एग्रीकल्चर। और क्या एग्रीकल्चर अच्छी हालत था क्या? अच्छी हालत में नहीं। ये था एक विशियस साइकिल which made India poor in just 150 years. मतलब whatever efforts we put for 2000 years सब वेस्ट हो गया सिर्फ 150 years के अंदर। That was the impact of British rule. समझ में आ रहा है? तो उनकी लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी थी, इट वॉज दैट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव। इवन उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज थी, उसको बोलते हैं हम वन साइड फ्री ट्रेड पॉलिसी। क्या बोलेंगे? वन साइड फ्री ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। नाउ यू मे बी लाइक थिंकिंग कि सर अगर हमसे इतना टैक्स वसूल कर रहे होंगे वो लोग, तो डेफिनेटली दे मस्ट बी स्पेंडिंग ऑन इंडिया। नो, एंड दैट्स हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर रूलर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड। दो हमारे माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन है किसके रिगार्डिंग? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है नेगेटिव परसेप्शन। एक मूवी देखा भी हम लोग, पद्मावत, राइट। इवन एक नाम सुना, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। वन मोर नेम, औरंगजेब, राइट। बट एटलीस्ट रिमेंबर दीज रूलर्स वर लाइक कि वॉट एवर टैक्सेस दे वर कलेक्टिंग, ये उसको स्पेंड कहां कर रहे थे? विद इन द इंडिया। बट यूरोपियंस एंड स्पेशली ब्रिटिशर्स, they were like truly patriotic towards their own motherland, ब्रिटेन। तो यहां से ये जो भी लेते थे पैसा, ये अल्टीमेटली कहां जा रहा था? ब्रिटेन। किस फॉर्म में? नंबर वन, पता है इंडिया में जो रेलवेज आई, स्टार्टिंग में रेलवेज वाज अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, यस, ठीक है।
बहुत बार स्विच हुआ इंडिया में, प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट पीपीपी, लाइक देन फाइनली जब आफ्टर इंडिपेंडेंस ही मेड गवर्नमेंट, बट उससे पहले इट वाज लाइक चेंजिंग एंटिटी ना। हुआ क्या, जब उस टाइम पे रेलवेज की बात उठी इंडिया के अंदर, तो जो इन्वेस्टर्स थे, लाइक रेल कोच जो बनाते मैन्युफैक्चरर्स, ट्रैक बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, दे वर डाउटफुल कि जब इंडिया में है ही नहीं बिजनेस एंड इफ वी इन्वेस्ट, रिटर्न्स कहां से आएंगे? व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू गेट श्योर शॉर्ट 5% का इंटरेस्ट रेट पर एनम ऑन योर इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस विद गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और ये पैसा किसके जेब जा रहा था? हमारी जेब से, ठीक है। सेकेंडली मनी कहां स्पेंड हुआ? उस टाइम पे जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे इंडिया में, इट वाज द हाईएस्ट पेड सिविल सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसका भूत आज तक हमारे ऊपर भी है, दैट्स व्हाई वी आर हियर, कि जो एक वीआईपी कल्चर विच दे हैड स्टार्टेड, वी आर कंटिन्यूइंग विथ इट। और उस टाइम पे वो स्टैंडर्ड था इंडियन सिविल सर्विसेज का, हाईएस्ट सैलरी इन द वर्ल्ड। एंड थर्ड, whatever money we were giving to them, they were spending in the wars, एंग्लो अफगान वॉर, समझ में आ रहा है, एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो चाइनीज वॉर। तो अल्टीमेटली जो भी हमने टैक्स पे किया, क्या हमें कुछ मिला उसके बदले में? नहीं, ठीक है। जमींदार ने कुछ किया वहां पे क्या डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर को? नहीं। सो दैट वाज द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ इंडिया इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ इंडिया में दो लोग खुश थे, दो नहीं तीन लोग, द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जमींदार्स एंड द मनी लैंडर्स। ये तीन सेगमेंट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, राइट। अब इसमें एक और सेगमेंट बाद में ऐड हुआ, एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। पता है इनके अंदर वो फाइट का स्पिरिट कहां से आया? बिकॉज दे ऑल वर लाइक एजुकेटेड, ठीक है, लॉ की डिग्री है उनके पास, बट दे वर नॉट बी एबल टू गेट एनी गवर्नमेंट जॉब और एनी ऑफिसर लाइक पोस्टिंग्स, ठीक है। जज बनने का मतलब बहुत ही कम सीट्स था, बहुत ही कम ऑप्शन था फॉर इंडियंस, समझ में आया? सो दैट क्रिएटेड डिसकंटेंट इन देयर माइंड कि क्या मतलब इतना पढ़ लिख के, समझ में आया? सो ऑल दोस थिंग्स वर देयर कि जब इंडियंस को लगा कि नहीं, नाउ आवर लाइफ इज बिकमिंग व्हाट, मोर वर्स्ट एंड वर्स्ट, दैट्स व्हाई वी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, see the entire history from 1770 to 1947 we had tribal revolts, we had peasant revolts, we had revolt of 1857, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल किया हम लोगों ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये क्या शो कर रहा था कि वी वर एक्चुअली क्रेविंग फॉर द बेटर लाइफ और बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज, समझ में आया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जो इंडियन मोनार्कीज थी पहले बिफोर द ब्रिटिशर्स, ठीक है भाई, वो भी तो हमको एक्सप्लॉइट करती होंगी, बिकॉज मोनार्कीज मोनार्की, वहां कोई राइट्स नहीं होते आपके, ठीक है। बट रिमेंबर इंडिया में जो मोनार्की थी, इट वाज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत, सुने कभी टर्म सामंत, जागीरदार, ठीक है। बिकॉज कोई भी किंग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता था, जब भी उन्हें वॉर में जाना होता था ना, दे नीड अ मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम देयर फ्यूडल लॉर्ड्स, समझ में आया? एंड इफ फ्यूडल लॉर्ड्स आर नॉट हैप्पी विद द किंग, किंग अपने थ्रोन पे बैठा नहीं रह सकता। और वो फ्यूडल लॉर्ड्स कब खुश होंगे? जब उनके लोकल एरिया में डेवलपमेंट होगा, इरिगेशन होगी प्रॉपर, ट्रेड की प्रॉपर होंगी फैसिलिटीज, रोड्स होंगे, ठीक है, प्रॉपर प्रोटेक्शंस दिया जाएगा टू द ट्रेडर्स सो दैट प्रॉस्पेरिटी आ सके। क्योंकि एज अ फ्यूडल लॉर्ड मेरी इनकम कब आएगी? जब लोग बिजनेस करेंगे। क्यों? जब वो करेंगे बिजनेस तब मुझे क्या पे करेंगे? जीएसटी, मतलब टैक्सेशन। तो ये सिस्टम था पहले कि इवन इंडियन किंग्स वर अकाउंटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हुआ क्या? व्हेन द ब्रिटिशर्स केम ना, क्या बोला इन्होंने? सर डोंट वरी, आप कुछ मत करो, अगर लोग आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, वी विल सेंड आवर आर्मी टू प्रोटेक्ट यू। So even the Indian kings became निकम्मा। क्लियर हुआ? ठीक है। So that's how the idea of development came to India. Same goes to the Africa.
अ रिसोर्स रिच कंट्री, उनके यहां डबल हुआ एक्सप्लॉइटेशन, डेफिनेटली उनके जो रिसोर्सेस थे उनको तो एक्सप्लॉइट किया ही किया, दे वर मेड अ पार्ट ऑफ द स्लेव ट्रेड, किसका, स्लेव ट्रेड का भी पार्ट बनाया उसको, ठीक है। सो दोज वर दी वर्स्ट केस सिनेरियोज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और उन्हीं वर्स्ट सिनेरियोज ने क्या प्रमोट किया, द आइडिया ऑफ बेटर लाइफ, आइडिया ऑफ बेटर लाइफ, ठीक है। और उसी कारण से क्या हुआ, एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है अक्रॉस दी वर्ल्ड, ठीक है। एंड उसमें हेल्प कौन करता है, वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब यूरोपियन पावर्स के पास कुछ बचा ही नहीं, तो क्या वो होल्ड अपना रख पाते उन कंट्रीज के ऊपर, नहीं, ठीक है। तो दीज कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंट, एशियन एंड अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है आपकी, दे गॉट इंडिपेंडेंस। नाउ जब आपका पूरा स्ट्रगल किसके ऊपर था, फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर लाइफ पे था, ठीक है। तो डेफिनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस यू हैव टू इंश्योर इट, राइट। अब क्वेश्चन मार्क ये आया, अब ये बेटर लाइफ दी कैसी जाए, राइट। अब सी, उस टाइम पे डेवलप कौन था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएसए। सबने क्या बोला, ओ दिस इज द ओनली पाथ टू गेट डेवलप्ड। समझ में आ रहा है, सी दो आइडियाज जो बहुत ही डोमिनेंट है डेवलपमेंट के, एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म, और दोनों कहां से आते हैं, फ्रॉम दी वेस्ट, फ्रॉम दी वेस्ट ओनली, नॉट जस्ट यूएस, वेस्टर्न यूरोप, रशिया इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ये आइडियाज वहां से आए। तो डेफिनेटली आफ्टर दी यू कैन से इंडिपेंडेंस और दी डीकोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्रीज, दे अडॉप्टेड व्हाट, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब उसकी खासियत क्या थी उन मॉडल्स की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्टैब्लिशिंग हैवी इंडस्ट्रीज, क्रिएटिंग मोर एंड मोर जॉब्स इन द फैक्ट्रीज। एंड ऑलमोस्ट हर एक कंट्री ने यही मॉडल क्या किया, अडॉप्ट किया। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या अडॉप्ट किया उन्होंने, प्लानिंग मॉडल, और क्या बनाया उसके थ्रू, बहुत सी फैक्ट्रीज, ठीक है, बात करेंगे उसके भी आगे। तो ये था एक बैकग्राउंड की हाउ दिस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, बिकेम अ इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ यू विल बी थिंकिंग सर ठीक है ना, अब तो आजाद हो भी गए, ठीक है, अब डेवलपमेंट कर भी रहे हैं, देन व्हाई स्टिल इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, बिकॉज रिमेंबर जो डेवलपमेंट किया गया, क्या इसका बेनिफिट सबको मिला क्या, नहीं, ठीक है। सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट कि भाई जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आई बहुत सारी, सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो। तो वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं हमें, ठीक है। इतना आइडिया क्लियर हुआ कि बैकग्राउंड क्या था डेवलपमेंट का हमारे यहाँ पे, ठीक है, इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। चलो अब जब भी हम बात करेंगे कि जो डिस्कस किया हम लोगों ने कि भाई डेवलपमेंट का कोई भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं। दूसरा कि डेवलपमेंट का जो हमारा नोशन है कहां से डिराइव्ड है, फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। जो किसकी बात करता है हमेशा कि भाई जो भी चीजें हैं हमारे, जो भी प्रॉब्लम्स है, इंक्लूडिंग योर पॉवर्टी, malnourishment, unemployment and your illiteracy, it can be resolved only through the help of industrialization and urbanization. ये आइडिया दिया उन लोगों ने, ठीक है। बट डज urbanization really helped everyone to come out of poverty? Yes or no? No. कैसे? एग्जाम्पल दो मुझे यहाँ पे, जस्टिफाई योर ओन पॉइंट। क्या इंडिया में जो अर्बनाइजेशन, लेट्स से मुंबई, ठीक है, मुंबई इज अ अर्बन एरिया, ठीक है, तो क्या मुंबई में रहने वाला हर कोई बेटर लाइफ जी रहा है क्या, नहीं। एग्जांपल क्या होगा इसका, स्लम्स, समझ में आ रहा है। तो जिस आइडिया को परसीव किया गया था कि इट इज गोइंग टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है, एक्चुअली इट फर्दर क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे कि एग्जैक्टली ये जो आपके मॉडल्स थे, ठीक है, इन मॉडल्स में जो हमने अडॉप्ट किया इन इंडिया, इट वाज द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान, सुना, पंचवर्षीय योजना। सुना है इसके बारे में किसी ने, व्हाट वाज 5 ईयर प्लान? किसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, रेज योर हैंड। सबको पता है तो मैं सवाल पूछूंगा फिर,
ठीक है, गुड। एक ईमानदार पर्सन, दूसरा बंदा ये, थर्ड पता है नहीं, तो बोलो ना भाई बिंदास कि नहीं पता है, ठीक है। अल्टीमेटली पर्पस क्या आने का यहाँ पे, सीखना ना, राइट। सी लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, जब इंडिपेंडेंट हुआ, राइट, हमने क्या बोला, एक बेटर लाइफ चाहिए आपको। फॉर बेटर लाइफ क्या जरूरी है, पॉवर्टी को हटाओ, जो ऊपर बात की हम लोगों ने, हटाओगे उसको, अनएम्प्लॉयमेंट को, माल नरिशमेंट को, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क ये था कि इसके लिए कौन सा पाथ अडॉप्ट किया जाए, बिकॉज मल्टीपल तरीके होते काम करने के, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, इधर वी कैन ऑप्ट फॉर दी कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी। कौन सा, कैपिटलिस्टिक, मतलब क्या, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, इकोनॉमी के अंदर सब कुछ कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। स्टील फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, रेलवेज, एयरलाइंस, बैंकिंग, एवरीथिंग विल बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और एक दूसरा जो मॉडल था वो क्या बोलता था कि नहीं, कंट्रोल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भाई हमने क्या डिसाइड किया, वी विल गो विद द मॉडल नंबर 2 कि गवर्नमेंट विल टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग इन देयर हैंड्स, ठीक है। मतलब बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते भी इस चीज को, पता लोग सुना होगा, लोगों ने बोलते हैं कि नेहरू ने क्या किया, और नेहरू ने डिस्ट्रॉय किया कंट्री को, ठीक है। कभी देखो न्यूज, समझ में आएगा ये टेंडेंसी। नाउ व्हेन इट कम्स टू नेहरू ने क्या किया और व्हाट एवर दोस थिंग्स, सी लाइक व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कि आखिरकार हमने वो जो डेवलपमेंट का मॉडल था सेकंड वाला ही क्यों अडॉप्ट किया, कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। सी इंडिया में बिजनेसमैन थे उस टाइम पे, कौन, लाइक टाटास, ठीक है, इवन दो टाटा, गोदरेज, बिरलास, ये उस टाइम में क्या थे, टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेस थे इंडिया में। इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज देयर, अपने स्टार्टिंग स्टेज में था वो। बट द प्रॉब्लम वाज कि इवन उस टाइम पे इंडियन इंडस्ट्री वर फेसिंग व्हाट, डिस्क्रिमिनेशन, राइट। क्या फेस करते वहां पे वो लोग, डिस्क्रिमिनेशन। हाउ, ठीक है। एक फिनोमिना था वहां पे, द फिनोमिना ऑफ कनेक्टेड फर्म्स, फिनोमिना ऑफ कनेक्टेड फर्म्स, ठीक है। हाउ, सी भाई अल्टीमेटली इंडिया वाज द ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां जो भी होंगे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, वो कौन होंगे, मेजरली ब्रिटिशर्स, नंबर 1, ठीक है। बट एनी हाउ और सम हाउ इंडियंस भी राइज हो गए, लाइक योर पारसी कम्युनिटी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, मार्केट वॉज नॉट फेवरेबल फॉर देम। क्यों, बिकॉज टू डू अ बिजनेस यू नीड अ मनी, ठीक है। मनी कहां मिलेगा, बैंक्स के पास, बैंक्स आर ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, यू नीड एक्सपर्ट सर्विसेज, कंसल्टेंसी, तो इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स कौन थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यू नीड व्हाट, शिपिंग कंपनीज का सपोर्ट, शिपिंग कंपनीज कौन थी, ब्रिटिशर्स। एंड इवन उनके टैरिफ रेट्स वर डिफरेंट, फॉर इंडियंस इट वाज हाई, फॉर यूरोपियंस इट वाज लो। तो इंडियन के जो आपके इंडस्ट्रीज दे वर नॉट बी एबल टू राइज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ कनेक्टेड फॉर्म्स, क्योंकि हमारे लिए कोई स्पेस था ही नहीं, entire space was occupied by the Europeans, right, and they were supporting each other. तो ये कंसर्न था, ठीक है। इसीलिए हुआ क्या, इन द 1940s द प्रोमिनेंट इंडियन जो आपके थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने क्या प्रपोज किया, एक प्लान दिया, बॉम्बे प्लान। कौन सा, बॉम्बे प्लान, जहां पे उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि वी आर नॉट इन दैट स्टेट कि हम बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको स्टैब्लिश कर सके इन द कंट्री, ठीक है। एंड दे एक्चुअली आस्क्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट, बिकॉज लेट्स से उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, इसको स्टैब्लिश करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट क्या थी, ह्यूज कैपिटल की, नंबर 1। नंबर 2, एज अ बिजनेसमैन भाई आप अपना कब लॉन्च करोगे बिजनेस, जब डिमांड होगा इकोनॉमी के अंदर, राइट। इमेजिन करो उस टाइम के इंडिया में कुछ डिमांड रहा होगा इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो ये लोग कैसे आ पाते, दैट्स व्हाई दे रिक्वेस्टेड किसको, गवर्नमेंट को, कि वी नीड योर हैंड होल्डिंग, वी नीड योर इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। फर्स्ट इंस्टांस वो हुआ।
इवन इन 1938 सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया न्यू प्रैक्टिस ऑफ एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमिटी, ठीक है, कमिटी उस टाइम, नॉट कमीशन, बिकॉज हम गुलाम थे तब तक, ठीक है. सो इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वी असर्टेड कि कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. एंड फाइनली व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक है, तो जो हमारी टॉप लीडरशिप थी इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एंड अगेन उस टाइम पे वास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दे वर सोशलिस्ट बाय देयर आइडियाज. क्या थे वो? सोशलिस्ट, ठीक है. नाउ व्हाट सोशलिज्म इज? ओके, ठीक है. सी, इट टॉक्स अबाउट egalitarian society. About egalitarian means what? Like everyone should enjoy equal wealth, ठीक है, कोई भी रिच और कोई पुअर, ये गैप होना ही नहीं चाहिए, ठीक है. बट प्रॉब्लम वही था कि क्या ऐसी चीज रियलिटी में पॉसिबल थी क्या? यस. पूरे वर्ल्ड में उस टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, ठीक है. तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वहां मोनार्की हटती है और गवर्नमेंट किसकी आती है? कम्युनिस्ट की. एक नाम सुना होगा, लेनिन, स्टालिन, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश हुई, ठीक है, और दे अडॉप्टेड दिस मॉडल ओनली. कौन सा? सोशलिस्ट मॉडल, कि लेट्स कीप एवरीवन व्हाट? इक्वल. कैसे पॉसिबल होगा? एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल लैंड, एवरीथिंग मींस एवरीथिंग, ठीक है. एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट क्या करेगी? दे विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, राइट टू वॉक. तो ये जो मॉडल था कहां पे इंप्लीमेंट हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन के बाद इन योर यूएसएसआर. समझ में आया? ठीक है. और पूरे वर्ल्ड में ना 1929 में आया था एक फेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, पूरे वर्ल्ड में आया था. उसको बोलते हैं इवेंट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. इवेंट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. एंटायर वर्ल्ड्स इकोनॉमी वाज कोलैप्स्ड एक्सेप्ट वन कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएसएसआर, एक्सेप्ट वन कंट्री, ठीक है. तो इस इवेंट ने भी क्या किया? काफी ज्यादा किया इसको पॉपुलराइज. किसको? दिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस विच इज ऑल्सो नोन एज योर सोशलिज्म. क्लियर? ठीक है. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या किया? ठीक है, वी ऑल्सो अडॉप्टेड दिस मॉडल कि गवर्नमेंट विल क्रिएट अ बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग. डिमांड नहीं है, हम डिमांड क्रिएट करवाएंगे, नो इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट खुद रोड बनाएगी तो डिमांड किसके लिए आएगा? फॉर स्टील एंड सीमेंट. एंड देन गवर्नमेंट खुद सीमेंट और स्टील बनाएगी. एंड ग्रेजुअली जब वो सेक्टर एक बार डेवलप हो जाएगा, देन वी विल अलाउ प्राइवेट पार्टीज टू रन देयर बिजनेस इन अ सेम सेगमेंट. तो ये आइडिया से हमने क्या स्टार्ट किया? ठीक है, दिस मॉडल. अब देखो, जब 47 में इंडिपेंडेंट हुए, हमारे पास मतलब जो डोमिनेंट कौन था? दीज पीपल, जो क्या थे? सोशलिस्ट बाय देयर आइडियोलॉजी. एक पर्सन थे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है. ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं, लेट्स गो फॉर दी ग्राम स्वराज. किसके लिए जाओ? टूवर्ड्स दी ग्राम स्वराज. एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वर लिविंग इन द रूरल एरियाज. तो बोला कि नहीं, वहां डेवलप करो, डेवलप द एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिक क्या कंट्री हमारा आगे बढ़ेगा. बट प्रॉब्लम क्या था? पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी प्रूवन रिकॉर्ड था ही नहीं उस टाइम पे कि विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर यू कैन डेवलप. पॉसिबल ही नहीं था. दैट्स व्हाई नेहरू एंड द एंटायर लीडरशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, दे अडॉप्टेड दिस मॉडल ऑफ सोशलिज्म. अगेन ये भी कहां से आ रहा है? फ्रॉम द वेस्ट, राइट. अब इसमें क्या बोला कि भाई जो भी काम करना है हमें इंडिया में, वी हैव टू मेक इंडस्ट्रीज सो दैट क्या क्रिएट होंगे इससे? जॉब्स. तो फर्स्ट इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिजॉल्व. जॉब रहेगा तो पैसे भी आएंगे, ठीक है. इवन दोज हु आर वर्किंग इन अ प्राइवेट जॉब, उनके लिए क्या किया? एक एक्ट पास किया, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948. मींस
एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपने एम्प्लॉय कितना सैलरी देगा, इट वॉज डिफाइंड. फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, सब कुछ आ गया उस टाइम पे. तो गवर्नमेंट ट्राई टू एंश्योर कि भाई जो भी इश्यूज थे क्या करेंगे उसे हम रिजॉल्व. ठीक है. टू प्रमोट एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया करना, कंस्ट्रक्ट डैम्स. नाम सुना होगा, भाखरा नांगल डैम, राइट. भाखरा नांगल डैम, हीराकुड डैम. तो ये डैम्स की बात उठी उस टाइम पे. सो अल्टीमेटली इट वाज इन लाइन व्हाट द वेस्टर्न कंट्रीज वर डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उनका भी सेम था मॉडल कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो कंट्री में लगाओ, ठीक है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करो सो दैट वी कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू क्या रन होंगे, इंडस्ट्रीज. ठीक है. सेकेंडली उन्हीं डैम्स के थ्रू क्या करेंगे, हम कनाल्स निकालेंगे, क्या डेवलप होगा उससे, एग्रीकल्चर. तो ये सारे आइडियाज थे, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट किया गया. और इन सब के लिए वी वर रिक्वायरिंग व्हाट, स्किल्ड वर्कफोर्स. क्या बनाया गया इंडिया में, आईआईटीज एंड आईआईएम्स. वो भी इसी बैकड्रॉप में आया था. क्लियर हुआ. ठीक है. नाउ आफ्टर पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी केम एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. नाउ दे वांटेड टू इंक्रीज व्हाट, इंडियाज एग्रीकल्चर, बिकॉज फूड सिक्योरिटी एक हमारा मेन कंसर्न था. ठीक है. बिकॉज उस टाइम पे वी वर इंपोर्टिंग व्हीट फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूक्रेन एंड फ्रॉम द यूएसए. ठीक है. वी वेंट टुवर्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट. और अगेन दैट वेस्टर्न नोशन ऑफ आइडिया, यूज केमिकल्स, use electricity, try to control the nature. That was the idea. Use the groundwater, extract करो जितना चाहिए उतना करो वहां बैठ के. प्रॉब्लम क्या हुआ, डेफिनेटली हमने वो मॉडल्स अडॉप्ट तो किए, बट उसके जो क्या थे साइड इफेक्ट्स, दैट वी आर सीइंग राइट नाउ. क्लियर हो फर्स्ट चीज ये कि हमने कौन सा अडॉप्ट किया मॉडल. ठीक है. अब उसमें ये नाम कहां से आया, 5-year प्लान. सी, एज गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा बहुत कम था उस टाइम पे, इवन आज भी कम है. लाइक व्हेनेवर इंडिया, दिस टाइम वी ब्रॉट द बजट ऑफ 50 लाख करोड़ रुपीस इस साल का. अब इसमें भी पूरा करने के लिए हमें 15 लाख करोड़ का लोन चाहिए, क्योंकि 35 लाख करोड़ ही हमारा सिर्फ क्या है, टैक्स एंड अदर कलेक्शंस. नाउ इमेजिन करो, स्टिल इस स्टेज पे आके हमारा ये हाल है. बैक टू 1947 या 50s में, ठीक है, इवन इतना भी हमारा पैसा नहीं था हमारे पास. समझ में आया. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई वी हैव लेस मनी बट वी हैव मोर थिंग्स टू डू, बिकॉज इंडिया के जो सारे रीजन्स क्या थे, अंडर डेवलप्ड. वी नीड टू डेवलप इंडस्ट्री फ्रॉम द स्क्रैच, रेलवेज फ्रॉम द स्क्रैच, हाईवेज बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं. ठीक है. मतलब पैसा बहुत कम लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर क्वाइट बिग. तो क्या बोला, we have to use our resources very carefully. ठीक है. कैसे, let's make a plan कि next 5 years कौन से areas हमारे क्या होंगे on the priority which can benefit maximum number of people in the society. समझ में आ रहा है. so that is called your planning model, जहां पे गवर्नमेंट प्लान करती है कि for next 5 years what they are going to do, on which segments they are going to invest. ठीक है. और ये मॉडल भी हमने कहां से लिया है, यूएसएसआर. ठीक है. 1928 में वहां पहली बार आया था प्लानिंग मॉडल, लेकिन वहां पे इट वाज नॉट 5 years, इट वाज 4 years. इन इंडिया वी अडॉप्टेड इट फॉर 5 years. ठीक है. सो दिस दैट वाज योर प्लानिंग मॉडल इन इंडिया. ठीक है. इवन हमने 12 5-year प्लान्स तक लाए थे इंडिया में. फिर बाद में मोदी जी आए, बोला नहीं चाहिए प्लानिंग कमीशन, राइट. एंड अगेन हिज पॉइंट वाज लॉजिकल. क्यों, बिकॉज 1991 के बाद, लाइक व्हेन वी अडॉप्टेड एलपीजी, सुना है टर्म ये, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. सो व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया फ्रॉम द इकोनॉमी. ठीक है. नाउ इमेजिन अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है ही नहीं, उसका होल्ड है ही नहीं ओवर द इकोनॉमी, हाउ दे कैन प्लान फॉर द इकोनॉमी. पॉसिबल है नहीं. लेट्स से यू डू नॉट हैव टेक्स्ट बुक्स एंड यू आर प्लानिंग योर स्टडीज, रिलेवेंट होगा क्या यहां पे, नहीं. तो दैट्स द सेम ओपिनियन वाज मोदी जी. क्या बोला, ठीक है, 1991 से भाई वी हैव ऑलमोस्ट लूज्ड एवरीथिंग, तो अब ये प्लानिंग मॉडल रिलेवेंट है क्या, नहीं.
इसलिए इन 2014 जब गवर्नमेंट आई उनकी, सो फ्रॉम 1 जनवरी 2015 प्लानिंग मॉडल हो गया इंडिया से स्क्रैप। एक जो बॉडी थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच यूज्ड टू मेक दोस प्लान्स स्क्रैप्ड, एंड देन वी गॉट अ न्यू बॉडी नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। उसके बाद ये मिला हमें। तो क्लियर हुआ पूरा आइडिया यहां पे कि ये 5 ईयर प्लान्स क्या था, प्लानिंग मॉडल क्या होता है, एंड व्हाई डू वी अडॉप्ट इट। इट वाज नॉट जस्ट गवर्नमेंट खुद का डिसीजन, इवन जो कौन थे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, दे आल्सो सजेस्टेड फॉर द सेम। किसके अंडर? अंडर बॉम्बे प्लान के अंडर। ठीक है, तो बस ये जो टर्म्स याद रखना, 1938 का नेशनल प्लानिंग कमेटी, 40s का बॉम्बे प्लान। ठीक है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस as our top leadership was of the socialist mindset, ठीक है, so we adopted that and we followed the model of west, that is गवर्नमेंट क्या कर रही थी? फैक्ट्रीज बनाना, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना, अर्बन एरियाज को डेवलप करना, कंप्लीटली कॉपिंग द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ डेफिनेटली हम यहां पे करने वाले हैं इसका मेजरली क्रिटिसिज्म ओनली। ठीक है, but that does not mean कि completely negative रहा मॉडल ये। There were the positives of those things. For example, decline in the poverty rate. ठीक है, for example, एक टाइम पे इंडिया में almost 70% people were poor. Right now, this number came down to the 24%. Right? Development हुआ है। Same way, literacy rate 18% से हम कहां पहुंच गए? 74%। ठीक है, अप टू लास्ट सेंसस। अब तो पॉसिबली 80 तक या 80 प्लस होना चाहिए ये जब होगा न्यू सेंसस। सो दिस शोज कि हाँ ठीक है, वी डेवलप्ड। ठीक है, जीडीपी में राइट नाउ इंडिया इज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो इट शोज कि हाँ ये मॉडल कंप्लीटली वेस्ट नहीं गया। ठीक है, इवन द ग्रीन जो हमने अडॉप्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन, दो वी यूज्ड केमिकल्स, ठीक है, दो वी एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर सो मच कि आज क्या हो रहा है, पानी बचा ही नहीं वहां पे, बट एटलीस्ट इट मेक्स अट व्हाट, सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोसेस ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो बेनिफिट्स थे। नाउ लेट्स कम टू द कोर कंसर्न्स कि ये जो हमने डेवलपमेंट के मॉडल्स को अडॉप्ट किया, ठीक है, हाउ इट एक्चुअली अफेक्टेड, ठीक है, एवरीथिंग। चलो ठीक है, फर्स्ट कम्स इट इज योर सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट? देखो जब भी हम बात करेंगे, लेट्स से, ठीक है, एक डैम यहां कंस्ट्रक्ट हुआ है, राइट नाउ डैम्स कहां बनते हैं मेजरली? मुंबई के अंदर नहीं पॉसिबल है। रिवर्स प्लस हिली एरिया, ये दो रिक्वायरमेंट होती है, एंड इवन, ठीक है, वो एरिया में पॉपुलेशन जो डेंसिटी है कम होनी चाहिए, राइट, बिकॉज होता क्या है, व्हेन यू, जब आप बनाते हो डैम, तो जो वाटर लेवल है डैम के पीछे तरफ वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 2000 से 3000 गांव को अपने अंडर, राइट। होता क्या भाई, जब भी हमने बोला कि ठीक है हम डैम्स को तो बनाएंगे, लेकिन इन डैम्स को बनाने के लिए ये जो एरियाज थे कौन से थे? मेजरली फॉरेस्ट। कौन से आपके? मेजरली फॉरेस्ट। और यहां रहता कौन था? ट्राइबल्स। ठीक है, तो अगर डैम बनाना है क्या करना पड़ेगा? इनको वहां से रिहैबिलिटेट। ठीक है, नाउ इमेजिन जिसकी कंप्लीटली लाइफ सराउंडिंग में किसके हो? रिगार्डिंग टू द फॉरेस्ट, इंक्लूडिंग देयर लाइवलीहुड, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर कल्चर, राइट, एंड एवरीथिंग, मतलब इवन देयर ओन आइडेंटिटी इज सराउंडिंग टू द फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट ही नहीं बचा तो क्या ये वहां बचने वाले हैं क्या? नहीं। ठीक है, हुआ क्या? डेफिनेटली इनको रिप्लेस कर दिया गया, इनको किया गया रिहैबिलिटेट, बट इन अ न्यू एनवायरमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज कर पाएंगे एडजस्ट इजीली? नहीं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज भाई वहां पे था, दे वर डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर देयर लाइवलीहुड। यहां पे फर्स्ट यू नीड टू गेट द स्किल्स, देन ओनली यू कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो जिनका एजुकेशन ही नहीं था, तो अर्बन एरिया में आने के बाद दे स्टार्टेड डूइंग व्हाट? मीनियल जॉब्स। Women were forced to participate in the prostitution,
राइट तो वो सिचुएशंस हुई, दे लूज्ड देयर व्हाट कल्चरल सेंस, दे लूज्ड देयर आइडेंटिटी, बिकॉज आज भी अर्बन एरियाज वी सी ट्राइबल पीपल्स को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से, आदिवासी लाइक एक जो टर्म है, इट इज नॉट समथिंग मतलब ना बहुत ही वर्स्ट टर्म नहीं है, लेकिन वी मेड इट अ एब्यूसिव टर्म। ठीक है, एक स्टूडेंट थी मतलब इन अ मेडिकल कॉलेज, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मुंबई आलो, ठीक है, आज से 4 साल पहले की बात है ये, डॉक्टर पायल, शी कमिटेड सुसाइड, एमबीबीएस सेकेंड थर्ड स्टूडेंट थी वो। क्यों? बिकॉज व्हेन पीपल केम टू नो कि शी इज फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड, ठीक है, उसको रोज चिढ़ाना, पोक करना, एब्यूजिव वर्ड्स यूज करना उसके लिए, एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो प्रॉब्लम वही है ना कि अर्बन एरिया में वो आ तो गए, लेकिन क्या उनके लिए यहाँ पे लाइफ सेटल्ड है क्या? नहीं। ठीक है, तो मेजरली जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तो हुआ ड्यू टू द डैम्स कंस्ट्रक्शन, नंबर 1, सेकेंडली माइनिंग, कोल कहां पे अवेलेबल है? कोल माइंस कहां है इंडिया में मेजरली? छोटा नागपुर प्लेटो, मतलब जहां पे कौन से एरियाज आज के, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, समीर वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो उन्हीं एरियाज में माइनिंग हुआ, ठीक है, और वहीं पे क्या रहते थे? इंडिया की सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, सब क्या हो गए? डिस्प्लेस्ड। एंड इफ यू नाउ कनेक्ट द डॉट्स, ये वही एरियाज है जहां पे आज क्या डेवलप्ड है? इशू ऑफ नक्सलिज्म, इशू ऑफ नक्सलिज्म। क्यों है वहां पे? बिकॉज पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड सपोर्टिंग नक्सलाइट्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि भाई हमें क्या पे करना पड़ा? सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, किसको? स्पेशली और ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है, रिगार्डिंग टू द डिस्प्लेस्ड पीपल। सी, सिर्फ जरूरी ट्राइबल्स ही डिस्प्लेस्ड, बट मेजरली होता कौन डिस्प्लेस्ड वहां पे? ट्राइबल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन मोर डैम इन उत्तराखंड, टिहरी डैम, ठीक है, ये रिसेंट में न्यूज में आ रहा है। क्यों पता है? ये मालूम पड़ा कि टिहरी डैम एक बहुत ही सेंसिटिव सिस्मिक जोन के ऊपर है, मतलब अर्थक्वेक प्रोन ऐसा एरिया है वो कि वहां पे 9.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आ सकता है। 9.2 मैसिव है। इंडियंस हम तो 6 के ऊपर झेल नहीं पाते, राइट? और जितना ये पॉइंट बढ़ता है 9 टू लाइक इफ यू गो 6 to 7 जाने पे अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है इट इंक्रीज 10 टाइम्स। तो हम जब 6 का झेल नहीं पा रहे, इट इज 9.2, और सिर्फ अर्थक्वेक आने से क्या होगा? डैम ब्रेक होगा एंड देन एंटायर नॉर्थ इंडिया का फ्लडिंग हो सकता है। ठीक है, स्टोरी ऑफ टिहरी डैम उत्तराखंड। ठीक है, नाउ यहां जो लोग थे वो ट्राइबल नहीं थे, दे वर द नॉन ट्राइबल पीपल। इमेजिन करो दिस प्रोजेक्ट वाज लाइक कंसेप्चुअलाइज्ड इन 1970s और स्टार्ट क्या हुआ वहां पे लोगों का? डिस्प्लेसमेंट। आज तक वो रिहेबिलिटेट नहीं हुए, 50 इयर्स हो गए उस चीज को। ठीक है, स्टिल दे डू नॉट गेट प्रॉपर फैसिलिटीज ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज योर सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 1 क्लियर हुआ फर्स्ट? ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स। लाइक हमने यहां पे लाया कौन सा? इंटरनल सिक्योरिटी को जोड़ा हम लोगों ने यहां पे। ठीक है, हेयर वी कनेक्टेड ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में, राइट? सो थोड़ा सा ध्यान रहे कि यू हैव टू सी ऑल सब्जेक्ट्स को एक साथ मिला के, तब थोड़ा बनेगा क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, व्हाट इज नक्सलिज्म? एनीवन? आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। ओके ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कि हाँ कुछ है ऐसा लाइक नक्सलिज्म? एवरीवन नो? कोई तो नहीं पता रहा इसके बारे में? पता है? नहीं पता? ठीक है, सुना, अपने अभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ठीक है, दे आर नक्सल अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, ये नक्सल्स है कौन? सी नॉर्मली, ठीक है, ये एक्चुअल में इशू शुरू कहां से हुआ? द इशू स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कहां से? वेस्ट बंगाल, जिसको आज हम बोलते हैं पिकनिक स्पॉट दार्जिलिंग। ये प्रॉब्लम भी शुरू वहां से हुआ, राइट? हुआ क्या? वहां पे था विलेज कॉल्ड नक्सलबारी।
कौन सा? नक्सलबारी विलेज, ठीक है ना। वहां पे ये था कि लाइक उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, गवर्नमेंट अडॉप्टेड लैंड रिफॉर्म्स, मतलब टेक लैंड्स फ्रॉम जमींदार्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट टू द एक्चुअल कल्टीवेटर्स जो हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऐसे एक जमींदार से, मतलब बंदा था फार्मर, ही गॉट अ लैंड ओनरशिप, वो अपने घर पे आ रहा था, व्हाट जमींदार डिड, उसके आदमी पकड़ा उसको, वही मार दिया। ट्रिगर पॉइंट हुआ यहां से, ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल जो था उस टाइम पे वो बड़ा फेमस था फॉर दी कम्युनिज्म के लिए। किसके लिए? कम्युनिज्म, मतलब दोज वर प्रीचिंग द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, नो रिच एंड नो पुअर, सबका होना चाहिए कंप्लीटली इक्वल, एक वो था। अब विद इन द कम्युनिज्म एक बहुत ही रेडिकल थॉट था, माओइज्म। कौन सा? माओ। माओ कौन थे एग्जैक्टली? चाइना के प्रीमियर, यू कैन से। आज अभी कौन है चाइना का प्रेसिडेंट? शी जिनपिंग। जब चाइना बना कम्युनिस्ट कंट्री, वो बना अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग। माओ जेडोंग, और उसकी एक बहुत क्लियर कट फिलॉसफी थी, ठीक है, फ्रीडम कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, मतलब इफ यू वांट टू गेट योर राइट्स यू हैव टू टेक द वेपन्स, ठीक है। और अपने बंगाली यूथ बड़ा इंफ्लुएंस थे उस टाइम पे, बिकॉज बंगाल वाज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द आइडियाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इवन जो ये इंफ्लुएंस किसका था, माओइज्म, कहां पर आया? इन बंगाल। एंड इमेजिन स्टूडेंट्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन द रैंक्स, कि इनको चाहिए क्या? लिबर्टी, हम हेल्प करेंगे इनकी। स्टूडेंट्स बिकेम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, दे टुक वेपन्स, दे बिकेम लीडर्स, ऑर्गेनाइज किया गांव वालों को और मिलिशिया फॉर्म किया, प्राइवेट मिलिट्री, एंड स्टार्टेड अटैकिंग जमींदार्स वन बाय वन। हाँ, जब बहुत बढ़ गई प्रॉब्लम, इंदिरा गांधी सेंट इंडियन आर्मी, दे क्रश्ड द एंटायर मूवमेंट देयर। बट रिमेंबर हुआ क्या, कुछ लोग कहां चले गए भाग के? इनटू अ नियर अबाउट फॉरेस्ट एरियाज, जो आज कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, राइट। एंड दीज पीपल गॉट अ सेफ ग्राउंड वहां पे, एंड दे सॉ कि ओ ट्राइबल्स भी यहां पे क्या है? एक्सप्लॉइटेड है। मिल गया उनको टारगेट पॉपुलेशन, उनको कंट्रोल में किया, एंड फिर फर्दर वहां पे क्या स्प्रेड हुआ? दिस आइडिया ऑफ नक्सलिज्म। तो इसको बहुत बार हम बोलते हैं नक्सलिज्म भी और माओइज्म भी। नक्सल क्यों? बिकॉज कहां से हुआ था इसका ओरिजिन? नक्सलबारी विलेज। एंड व्हाई माओइज्म? बिकॉज दे बिलीव इन द आइडियाज ऑफ माओ जेडोंग। अब क्लियर हुआ क्या है ये नक्सलिज्म, ठीक है। तो इट इज हाउ ये डेवलप हुआ, ठीक है। और उसके लिए बैकग्राउंड किसने दिया? हमारी जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज थी which did injustice to the tribals, क्या प्रोवाइड किया उसके लिए? फर्टाइल ग्राउंड, और वहां पे ये इशू राइज हुआ है। क्लियर, ठीक है। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया में ऐसा था, इंडिया के लगभग 40% ज्योग्राफी पे इनका कंट्रोल था। किसका? नक्सलाइट्स का, ठीक है। 40% ज्योग्राफी, ठीक है। नाउ इट इज रिड्यूस्ड, बट था ये इनका इन्फ्लुएंस। सो इट शोज कि किस तरीके से whenever we have a faulty developmental policies, ठीक है, तो डेफिनेटली लोग तो इंपैक्ट होंगे ही, वहां पे और क्या रह होगा? रेडिकलिज्म, लाइक वी सॉ इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म इन द सेंट्रल इंडिया। क्लियर, ठीक है। चलो, एक चीज ये हो गई। अब इसके अलावा जो हमने ये अडॉप्ट की थी पॉलिसीज, दैट इज स्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ इस इंडस्ट्री में, राइट, एक और इश्यूज क्या आ गए वहां पे? एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। देखो एक और यहां पे एग्जांपल देख लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत फेमस है यहां पे एक फिगर, मेधा पाटकर, ठीक है। इन्होंने गुजरात का जो एरिया है जहां पे भील ट्राइब के लोग रहते हैं मेजरली, ठीक है, जो वहां पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, ठीक है, ऑन दी नर्मदा रिवर, उसके अगेंस्ट दे वर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये बीच में फिर से न्यूज में आया था, क्यों पता है? न्यूज में ये था कि डैम की हाइट को बढ़ाने वाले हैं, मतलब ये हाइट बढ़ेगी तो और पानी उसमें आएगा, और जितना पानी आएगा मतलब और भी क्या होंगे, जो डिस्टेंस के विलेजेस हैं वो भी क्या होंगे? सब जाएंगे अंडर दी वाटर, ठीक है। तो ये जो आंदोलन है, ठीक है, इट वाज इंपॉर्टेंट, एंड 1985 से अब तक ये चल रहा है, मान लो, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब एक आता है आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेफिनेटली
लाइक वी डिस्कस्ड, पंडित नेहरू फोकस्ड ऑन फैक्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। अब उन फैक्ट्रीज में जो फ्यूल था उसमें क्या था, कार्बन कंटेंट, दैट इज योर कोल, ठीक है। इवन यूजिंग द पेट्रोकेमिकल्स, क्या निकलने वाला है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। नाउ इशू क्या होता है इससे, लाइक जब भी हम बात करते हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रीन हाउस गैसेस से प्रॉब्लम कौन सी होती है, ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है। एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग लीड टू व्हाट, वेदर एक्सट्रीमिटीज, मतलब जितना समर हम आज फेस कर रहे हैं, हीट, पॉसिबली इफ यू आस्क एनीवन, ठीक है, आज से 40 इयर्स पहले, 30 इयर्स पहले या 20 इयर्स पहले इतना समर में हीटिंग नहीं होता था। हाँ, 10 साल में 1-2 साल होते थे एक्सेप्शनल, बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, एवरी ईयर। किसका इंपैक्ट है ये, ठीक है, और वो किससे आया है, फ्रॉम दी पोल्यूशन। क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब एक स्टार्ट हुआ है बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट इन मुंबई, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ राइट नाउ सबको सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। बट इशू क्या हो रहा है, टू क्रिएट दैट एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंग्रोव्स को कट करना पड़ रहा है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, व्हाट इज मैंग्रोव्स, यस, ठीक है। लाइक इफ एवर हैव गॉन टू दिस एरिया, लाइक इफ यू गो टू भाईंदर खाड़ी, ठीक है, टुवर्ड्स भाईंदर साइड, और वहां पे होता है ना पूरा कोस्ट के सराउंडिंग पूरा ग्रीन ट्रीज होती है। नॉर्मली ट्रीज कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, बट ये जो ट्रीज होती है कौन सी, मैंग्रोव्स की, वेरी यूनिक स्पीसीज, दे कैन सर्वाइव, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं मैंग्रोव्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड अ सेफ हेवन टू द फिशेस, बिकॉज अब लाइक आता हाई टाइड, ये बहुत ही हाई वेव्स आती हैं, इट इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर द फिशेस, ठीक है। बट जब वो कहां पे आती है, इन द वेब ऑफ दिस मैंग्रोव्स, दे गेट अ सेफ प्लेस, तो फिशिंग बढ़ती है वहां पे, नंबर 1। नंबर 2, these mangroves actually stops the speed of the sea surge, sea storms जो आते हैं, साइक्लोन्स की स्पीड कम करता है, सुनामी को एब्जॉर्ब करता है, yes, mangroves, and what we are doing, cutting it down just to make a road, coastal road project। इसका इंपैक्ट कब आएगा, आगे चल के, और उसमें भी इंपैक्ट कौन होगा, कोलीवाड़ास, द रियल नेटिव्स ऑफ बॉम्बे। समझ में आया, ठीक है। ये भी एक कंसर्न है वहां पे। और रिमेंबर, जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, अगेन इट हर्ट्स टू हुम, टू कॉमनर्स, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट से हर्ट कौन होता है, फार्मर। कैसे, बिकॉज वेदर में कोई भी चेंज होगा तो सबसे मैसिव इंपैक्ट कहां पे आता है, ऑन दी एग्रीकल्चर, राइट। तो जो भी हम कर रहे हैं पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, ठीक है, अल्टीमेटली फर्दर उसका इंपैक्ट उन पे आ रहा है, दोज हु आर ऑलरेडी अ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लाइक फार्मर्स हो गए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने किया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, सी डेवलपमेंट का जो हमारा अप्रोच था, कैसे उसने बैकफायर किया, बिकॉज ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन पीपल एक्सट्रैक्टेड व्हाट, ग्राउंड वाटर, बहुत एक्सट्रैक्ट किया, आज वो ग्राउंड वाटर चला गया क्या, एकदम नीचे, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। नंबर 2, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, सॉइल क्या हो गया, सलाइन। कैसे, बिकॉज जितना पानी होगा उसके ऊपर, ठीक है, जितना पानी दोगे आप उसको, पानी क्या होगा, वो तो जाएगा इवेपोरेट, बट पानी में जो सॉल्ट कंटेंट्स है वो क्या होंगे, उस सॉइल के अपर लेयर पे, ठीक है, एकदम से वहां छा जाएंगे। और सी, यू आर यूजिंग वाटर एवरी टाइम, ठीक है, इन टू मच क्वांटिटी, और जब होता है सॉइल सलाइन ना, इट बिकम्स अनफर्टाइल। एंड मराठास का जो डिमांड हुआ रिजर्वेशन का, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आया, बिकॉज मराठास किस पे डिपेंडेंट थे पहले, एग्रीकल्चर पे, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट कास्ट ऑफ महाराष्ट्र, बस लैंड ओनरशिप अच्छी खासी थी, ठीक है। एंड इन 1970s, 80s, 90s they did well in the era of green revolution, but now they are facing what, side effects of green revolution, and that's why they are demanding for the reservation, ठीक है। तो वहां से आ रहा है उसका पूरा कनेक्शन। क्लियर हुआ?
ठीक है। इवन जो हमारे यहाँ पे वाटर सोर्सेस हैं, दे आर गेटिंग पोल्यूटेड। गंगा रिवर, यमुना रिवर, द वर्स्ट, ठीक है, मतलब एंटायर दिल्ली इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन दी यमुना रिवर, राइट। तो वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। तो प्रॉब्लम वही है कि इन सब से अल्टीमेटली इंपैक्ट कौन होने वाला है? दो सेक्शंस हु आर ऑलरेडी वल्नरेबल, जिनकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। लेट्स सी भाई, वी आर लिविंग इन एसी रूम, ठीक है, हमसे कंफर्टेबल है, हम काम भी कहां करेंगे? मोस्टली बाय सिटिंग इन द ऑफिसेस। बट ड्यू टू यूजिंग ऑफ एसीज और यूजिंग द प्राइवेट व्हीकल, द हीटिंग विच वी आर इंक्रीजिंग, उसको कौन झेलता है मोस्टली? डेली वेज लेबरर्स जो ओपन में काम कर रहा है, फार्मर्स जो ओपन में काम कर रहा है, राइट। तो दैट इज हाउ कि भाई हमें क्या देखना पड़ रहा है? एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। एंड सी, जितना हम हार्म करेंगे एनवायरमेंट को, वी आर गोइंग टू लेफ्ट नथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पता है टर्म सुना कभी? एसडीजी गोल्स दिया हुआ है यहां पे, राइट। छोड़ो वो गोल्स के बाद बात करेंगे, बस मुझे ये बता दो हाउ टू डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट को कम हार्म करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ऐसा डेवलप करना, प्रॉफिट डेवलप होना। और कुछ मैंने बोला डिफाइन करो, मतलब प्रॉपर कुछ होना चाहिए आइडिया उसका। एनीवन? देखो, Sir, to use the resources in such a way that it can be sustained for the next generation. वेरी गुड, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट इसका बेनिफिट कौन ले सके? इवन द अपकमिंग जनरेशंस। मतलब उनके नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें, ठीक है। डेफिनेटली हमको अपनी नीड्स फुलफिल करनी है। एक बहुत फेमस फ्रेज भी है, वी कैन अफोर्ड बट नेचर कैन नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कितनों को शौक है यहाँ पे कपड़े खरीदने का, हर मंथ शॉपिंग करने का है, ठीक है। देखा, एक ईमानदार है क्लास के अंदर, ठीक है, शी एक्सेप्टेड इट कि हाँ। अब होता क्या है कि व्हेन इट कम्स टू द बाइंग क्लोथ्स और एनीथिंग, एक पता है काइंड ऑफ होता है पोल्यूशन, टेक्सटाइल पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। नाउ होता क्या है, डेफिनेटली वी हैव मनी, वी कैन बाय दोस थिंग्स, ठीक है। बट जितना हम डिमांड क्रिएट करेंगे इन द इकोनॉमी फॉर द क्लोथ्स, उतना डिमांड किसका बढ़ेगा? इन क्लोथ्स पे यूज होने वाले केमिकल कलर्स का, ठीक है। उतना डिमांड बढ़ेगा कॉटन टेक्सटाइल्स का, जो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे क्या रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में? पोल्यूटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। और उतना ही इन क्लोथ्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? व्हीकल्स, ठीक है। तो यू कैन अफोर्ड डेफिनेटली, बट नेचर कैन नॉट, ठीक है। जितना हम डिमांड करें क्लोथ्स की, भाई यू नीड मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? कॉटन। तो अगर कॉटन उगाओगे बैठ के, देन हु विल ग्रो द फूड, राइट। तो बहुत लंबी सोच है ये। एक प्रोफेसर है इन द आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, चेतन सिंह सोलंकी, राइट। ये उनका ही फ्रेज था, आई कैन अफोर्ड बट नेचर कैन नॉट। उनका एक फिक्स आइडिया है, इन अ ईयर यू जस्ट बाय वन पेयर ऑफ शूज, यस, राइट। आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर है बंदा, मतलब सैलरी समझ कितनी होने वाली, सैलरी वगैरह, ठीक है। उसका वही था ना, आई कैन अफोर्ड बट नॉट दी नेचर, राइट। दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। तो वही चीज है, ठीक है। और ये सब फ्रेजेस एग्जाम में यूज भी करना है भाई, सिर्फ मैं बोल रहा हूं सर क्या मस्त बोल रहे हो, वहां तक नहीं लिमिटेड इसको, यू हैव टू यूज दिस थिंग्स इन एग्जामिनेशन। चलो, ठीक है। सर वैसे जो प्लानिंग कमीशन था, हाँ, वो जो अपना नीति आयोग है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, पता है, फिर हम तुम्हें बता आगे बताओ। हाँ, तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस ऐसा है, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्लानिंग कमीशन, सी प्लानिंग कमीशन वाज अ बॉडी व्हिच एक्चुअली हैड अ पावर इन देयर हैंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी और एक और बॉडी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दो बॉडी उस टाइम पे हुआ करती थी। इनका काम था प्लान को प्रिपेयर करना और इनका काम था उस प्लान को अप्रूव करना, ठीक है। दूसरा कि ये प्लान्स
अप्रूव तो हो गए, अब कौन करेगा इसको इंप्लीमेंट? स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और उसका जो था मॉनिटरिंग कौन करता बैठ के? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका एक बहुत खतरनाक चीज था कि जो स्टेट्स हमारे प्लान को अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा, दे आर गोइंग टू गेट मोर मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास क्या थी? एक्सेसिव पावर, और यू कैन से रियल पावर टू इंप्लीमेंट दी वॉट एवर दे सजेस्टेड, ठीक है। कि स्टेट्स को फोर्स करते थे काम कराने के लिए अपना, अदरवाइज वो सेंटर की फंडिंग जाना ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, यहां प्लान कौन बना रहा है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल लेवल की बॉडी, मतलब स्टेट का इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। मतलब इनका अप्रोच था वन साइज फिट फॉर ऑल, वन साइज फिट फॉर ऑल, ये वर्ड हम यूज करेंगे। मीन्स व्हाट? कि वॉट एवर इज गुड फॉर पश्चिम महाराष्ट्र, इट शुड बी गुड फॉर विदर्भा ऑल्सो। यस, बिकॉज बॉडी किस लेवल की है? सेंट्रल। दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ स्पेसिफिक प्लान्स कि विदर्भा के लिए, सौराष्ट्र के लिए, तेलंगाना के लिए अलग प्लान्स होंगे। तो इनके साथ एक और इशू ये था, वन साइज फिट फॉर ऑल। दे वर हैविंग मोर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ वर्किंग। कौन? प्लानिंग कमीशन। लाइक सेंट्रल बॉडी से बना रही है, नो एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। नाउ नीति आयोग क्यों अलग है? नीति आयोग इज सिंपली अ एडवाइजरी बॉडी, वो एक थिंक टैंक है। दे डू नॉट हैव एनी, कुछ भी नहीं उनके पास, दे जस्ट सजेस्ट गवर्नमेंट को, आपको ऐसा करना चाहिए, एंड द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज विल डू दैट वर्क। तो सिर्फ वो क्या है? एक थिंक टैंक। दूसरा, दे मेक अ प्लान अकॉर्डिंग टू द एरियाज एंड द रीजन्स, और बहुत से प्लान्स पेश किए भी उन लोगों ने। एंड नंबर 3, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी। क्यों? जो गवर्निंग काउंसिल है किसकी? नीति आयोग की, उसमें पीएम भी है और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। अब समझा? ठीक है। दैट इज हाउ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग आर डिफरेंट। ठीक है, जब पढ़ोगे इन द इकोनॉमी प्लानिंग तब आएगा ये डिटेल। चलो ठीक है। इवन हमने यहां पे देखा कि किस तरीके से इफ यू लाइक हार्म द एनवायरमेंट, उसका क्या होने वाला है इंपैक्ट। लेट्स से सुनामी 2004 का याद है? कैसे सुनामी आया था एक बहुत मैसिव, 26 दिसंबर को आया था, जिसमें कौन है जो लाइक उसके बाद दिन का बर्थ हुआ है? एनीवन? 2004 के बाद में कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, फिर तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो एट दैट टाइम मतलब ऐसा मानते कि आई थिंक सो टिल नाउ इट इज द बिगेस्ट सुनामी डिजास्टर इन द वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड। आज तक है, ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, हुआ क्या था? इफ यू सी अ मैप, जस्ट सी ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है वहां पे। ठीक है, नाउ ऑस्ट्रेलिया और जो ऊपर के एरियाज हैं इंडोनेशिया एंड ऑल, वो एक्चुअली में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट। और जब यहां पर ही फॉल्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो जो समंदर के अंदर क्या आया? अर्थक्वेक, उससे क्या जनरेट हुआ? सुनामी। ठीक है, और वो सुनामी इंडिया के तमिलनाडु तक आया था। नाउ सी, कहां ऑस्ट्रेलिया, कहां तमिलनाडु। ठीक है, मैप में और कम लगता है, इन रियलिटी काफी डिस्टेंस है ये। ठीक है, इतना मैसिव इंपैक्ट था, राइट। ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज उसके उसमें आए थे इंपैक्ट के अंदर, एंड द लीस्ट इंपैक्टेड वाज इंडिया। ठीक है, यस, क्योंकि हम काफी दूर था ना वहां पे, तो उसका एक तो इंपैक्ट कम हो गया। दूसरा कि बीच में वेड आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, हाँ अंडमान निकोबार में उसका फेल्ट हुआ था। ठीक है, थर्ड थिंग जिसको हम बोलते हैं राम सेतु या बोलते हैं ना एडम्स ब्रिज, ठीक है, थोड़ा उसने भी उसकी जो थी ना कम की थी इंटेंसिटी, उसको एब्जॉर्ब किया था। और एक और चीज थी मैंग्रोव्स, जिसने उसको रोका था। और जहां जहां मैंग्रोव्स नहीं थी वहां पे सुनामी ने क्या किया? मैसिव डिजास्टर। सर आप एब्जॉर्ब बोल रहे हो, मतलब कैसे होता है वो उसकी जो ना पावर कम करता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ क्या है वो? शील्ड नहीं, मतलब एक बैरियर है। अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कुछ शील्ड आ जाए, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? वो उनका अप्रोच होता है। ठीक है, इवन सेम वे अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, अ कंट्री नोन एज योर बांग्लादेश, ठीक है, आजकल बहुत फॉर्म में ही है।
राइट, बांग्लादेश एंड मालदीव्स, मतलब दोनों ही ऐसे, मतलब कुछ अता पता नहीं है इनका कि कब खत्म हो जाए, ठीक है, बट एटीट्यूड बोले तो अलग लेवल पे, राइट। अब सी, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज के साथ एक और चीज हम बात करते हैं, सी लेवल राइज के बारे में, अबाउट सी लेवल राइज। इवन मुंबई भी थ्रेट में है भाई, ऐसा बोलते हैं मुंबई का मतलब एक सिग्निफिकेंट पार्ट बाय 2050 पानी के अंदर होगा। अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। नाउ ये बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से सी लेवल राइज कैसे होगा? कहां के? हाँ, यू हैव टू स्पेसिफिक। हिमालय के, ट्रॉपिक के? नहीं, सिंपली जब भी आप बात करोगे सी लेवल राइज, यू हैव टू टॉक अबाउट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, बिकॉज इनके पास मैसिव है वो ग्लेशियर्स, और जब वो मेल्ट होंगे कहां से ऐड ऑन होगा वो? इन द सी वाटर, इन द ओशंस, ठीक है। तो जितना इसे स्पीड बढ़ेगा, राइट, सी लेवल राइज हो रहा है, और सी लेवल राइज होगा जितनी भी आइलैंड कंट्रीज हैं, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया, दे आर अंडर द थ्रेट, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इवन कंट्रीज लाइक इंडिया भी थ्रेट में है, नंबर 1 भाई, इवन वी ऑल्सो हैव अ कोस्ट, ठीक है भाई, फ्रॉम गुजरात टू द वेस्ट बंगाल जा रहा है। नंबर 2, जब बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग तो इवन जो हमारे ग्लेशियर है हिमालय के अंदर, वो भी क्या होंगे? मेल्ट होंगे रैपिडली, ठीक है। होगा क्या पता है सडनली, कि जब मेल्ट होंगे तो रिवर्स के अंदर पानी का फ्लो क्या होगा? सडनली बढ़ जाएगा, फ्लड का प्रॉब्लम। लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा तो ड्रॉट का प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो इंडिया का फूड बास्केट है, कौन सा? नदर्न इंडियन प्लेन्स, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है भाई, जिसको बोला गया कि यस वी नीड टू सी, राइट, कि वेदर ये जो हमारा डेवलपमेंट का तरीका है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीच में आया था अप्रोच, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, पता है किसी को क्या है? नहीं, कुछ और। कहाँ लगे जाएंगे? घर पे? नहीं सर, मतलब फिर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे सिटी है, बॉम्बे सिटी ले लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई रिवर हो, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ओके। सो जो रूरल एरिया है जहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, जहाँ पे पानी की कमी है, तो वो रिवर को उस तरफ मतलब थ्रू कैनल्स वगैरह शिफ्ट कर, गुड, ठीक है। सो इट इज एन आइडिया अबाउट कनेक्टिंग द रिवर्स। कौन सी रिवर्स? जिसमें पानी सरप्लस है, विद द रिवर जो पानी क्या है? इन अ डेफिसिट, राइट। एक्चुअल में आइडिया आया था टू कनेक्ट नॉर्थ इंडियन रिवर्स विद द पेनिनसुलर रिवर्स। क्यों? बिकॉज नॉर्थ इंडियन रिवर्स कैसी हैं? पेरिनियल, साल भर पानी होता है उनके अंदर, ठीक है, या तो रेनफॉल के थ्रू या तो जो मेल्टिंग होता है ग्लेशियर्स उसके थ्रू। बट द रिवर्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड दीज, दे आर अ सीजनल रिवर। कब होता है पानी के अंदर? ड्यूरिंग योर मॉनसून, ठीक है। सो बेसिक आइडिया वाज कि ठीक है, लेट्स कनेक्ट इट। इससे क्या होगा? जो नॉर्थ इंडिया में इशू हो रहा फ्लड का वो उससे बच जाएंगे, और जो साउथ में इशू है ड्रॉट का वो उससे बच जाएंगे। बट बाद में पता नहीं, ये आइडिया फिजिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आफ्टर द विंध्या माउंटेन्स वी हैव अ एलिवेशन, और पानी को फ्लो करवाना यू नीड अ स्लोप, तो वो नहीं था, ठीक है। फिर क्या बात हुई? कोई बात नहीं, लेट्स अप्लाई इट एट अ स्मॉलर स्केल, ठीक है। अगर लेट से किसी भी एक जो रीजन है उसमें एक रिवर ऐसे बहुत पानी है और एक रिवर में ज्यादा पानी नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट हमने इंप्लीमेंट किया है प्रोजेक्ट, इट इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। केन बेतवा रिवर, दो रिवर्स है, केन एंड बेतवा रिवर, इन्हें कनेक्ट किया गया है आपस में। सेम गोज टू एक बिहार में सेकंड प्लान अप्रूव हुआ है, कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। कोसी रिवर, सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार, मैसिव वाटर जब वो आता है, ठीक है, यू कैन से लाइक विलेज टू विलेजेस गायब हो जाते हैं, बिकॉज उसमें इतना सिल्ट होता है ना कि अगर फ्लड आया हुआ है, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, फ्लड के बाद ये पूरा 2 फ्लोर के इतना वो सिल्ट करता है डिपॉजिट वहां पे, राइट। दैट इज व्हाट द, मतलब ना उसका मैसिवनेस,
क्या बोला गया, एक काम करते हैं ना, कोसी रिवर बहुत लाती है फ्लड इन नॉर्थ बिहार, ईस्ट बिहार में है मेची रिवर जो क्या है, ड्राई रीजन है, लेट्स कनेक्ट इट। समझ में आया? ठीक है, और तुम सर कितनी अच्छी बात है, इट्स लाइक अ विन विन फॉर बोथ। जो कोसी वाले एरिया से बच गए फ्लड से, और जो कौन सा एरिया था मेची रिवर वाला किससे बच गया, ड्रॉट से। क्या ये सिर्फ विन विन सिचुएशन है क्या, कोई इसमें इशू नहीं हो सकते बीच में? क्या कौन से इश्यूज पॉसिबल है यहाँ पे? सर जब कनेक्ट कर रहे होंगे तो यूजुअली जिस रूट से कनेक्ट करना होगा वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी, लाइक जैसे मैंग्रोव टाइप कुछ चीजें। भाई बिहार में मैंग्रोव कहां से होगा भाई? मैंग्रोव टाइप बोला मैंने। क्या स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो, और कुछ मैसिव इंपैक्ट कुछ बताओ। सी ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। लेट्स सी ये आपका कोसी रिवर है, ठीक है, और ये आपका मेची रिवर, ठीक है। अब कनेक्ट कैसे होगा, थ्रू द कनाल्स, ठीक है। अब देखो इशू क्या होगा कि जो कनाल वाले एरियाज है ना, यहां पे जो पानी होता है ना वो सीपेज करेगा सॉइल के अंदर, ठीक है। जो सॉइल कहां की है, नियर अबाउट की, और जितना पानी इनके अंदर जाएगा ना, इन फ्यूचर किसका इशू हो जाएगा, सॉइल सलाइनिटी का। नंबर वन, इन द नियर अबाउट रीजन्स ऑफ दोस कनाल्स, फर्स्ट। दूसरा, सी कनाल से पानी कैसा होता है, स्टेगनेंट होता है। क्या होता है वो, स्टेगनेंट। जितना पानी रहेगा स्टेगनेंट, उसका क्या होगा, यूसेज कम होते जाएगा। क्यों? बिकॉज सॉल्ट कंटेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इवन जो यहां की इकोलॉजी होगी, क्या होगी, इकोलॉजी मतलब लेट्स से इस पूरे एरिया में जो भी एनिमल्स थे, जो भी इंसेक्ट्स थे, दे वर अडेप्टेड टू ड्राई लाइक कंडीशंस को, बट आपने क्या कर दिया, आज से पानी पानी होगा, दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन देयर, ठीक है। ये भी कंसर्न है। तो वही इश्यूज है, ठीक है, कि जब भी हम बात करेंगे कि ठीक है यार कि प्रॉब्लम्स हैं तो ये और बढ़ सकती हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। और एग्जांपल करो ना यार, देखो मॉनसून जब इंडिया में आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बारिश होती है हर एक प्लेस पे। लेट्स से पानी कहां पे आ रहा है, इन द कोसी रिवर ऑल्सो, और उस टाइम पानी कहां पर आ गया, इन द मेची रिवर ऑल्सो, और आप बना देते हैं कनाल। तो मतलब कोई ना कोई एक एरिया क्या होगा, मैसिवली क्या होगा उससे इंपैक्टेड फ्रॉम द फ्लड। तो ये भी कुछ वहां पे क्या है, चैलेंजेस प्रेजेंट है। तो जब भी आप बात करोगे डेवलपमेंट के, ऑलवेज टॉक अबाउट दी सोशल एंड दी एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, तो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट। अब आता है, ठीक है, कि डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। समझा हम लोगों ने, डेवलपमेंट का बैकग्राउंड समझा, वो टर्म कहां से आया, हिस्टोरिकल वे में समझा उसे, इंडिया में कैसे अप्लाई किया गया, उसमें प्रॉब्लम्स कहां कहां पे हुई, सोशल और एनवायरमेंटल लेवल्स पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू मेजर डेवलपमेंट, लाइक व्हेन वी से हाँ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ तो पैरामीटर्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो एक जो पॉपुलर पैरामीटर है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, इट इज नोन एज योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो ये एनसीईआरटी पुरानी है आप लोगों की, ये अपडेट हुआ सिलेबस, ठीक है। तो 2010 में एक और इंडेक्स आता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन सा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो वो इसमें नहीं है, उसकी हम बात करेंगे अलग से, ठीक है। अब ये समझते कि आखिरकार ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। देखो इसमें कुछ ज्यादा बताया तो नहीं गया है, ठीक है, लेकिन समझते हैं कि क्या क्या जिसके अंदर चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल HDI, नाउ इमेजिन इट इज द ओनली गुड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पाकिस्तानीज, because HDI was designed by Mehboob ul Haq, a पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। हाँ, इसमें किसने सपोर्ट किया था, इंडियन नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन। पता है इनके बारे में, इकोनॉमिस्ट है। और नोबल क्यों मिला उनको, फॉर दिस नहीं, वो तो है किसका, महबूबुल हक का है। सपोर्ट है ना, वो साइड में आता है ना, साइड वाला बंदा था, वो था,
नोबेल प्राइज, अच्छा ये बताओ रिसेंट में किसी इंडियन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, कोई नाम किसी को याद है यहां पे? चलो छोड़ो, ये बताओ पूरे पास्ट हिस्ट्री अब तक कितने इंडियंस को कुछ नाम याद है, किन किन को नोबेल मिला हुआ है? ठीक है चलो, एक हो गया बनर्जी हो गए, बट अगेन वो इंडिया में रहते हुए नहीं, वो बाहर से कमाई थी उन्होंने। वी आर इंडियंस, आपको दिखता है ना कहीं, अच्छा इंडियन ओरिजिन का है, पकड़ो अपने बंदा है, ठीक है ना। बताओ मुझे आंसर पहले, इंडिया या कौन कौन से ऐसे इंडियंस है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है? कितना नाम याद है आप लोगों को? ओनली इंडियंस, कोई और बाहर नाम नहीं चाहिए मेरे को, और कहीं से भी लेकर आओ 1911 टू टिल नाउ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। कौन? क्या हुआ? एक नाम बोला था, कौन सा? रमन। यस, डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। और द मोस्ट जो रिसेंट मिला हुआ था, इट वॉज इन 2013 टू कैलाश सत्यार्थी। फील्ड था चाइल्ड लेबर को रोकने वाला, ठीक है। वो देखिए सीरीज मिर्जापुर, देखिए, ठीक है। पता है उसमें जो अपना ये थे कालीन भैया, कालीन मीन्स व्हाट? कारपेट, ठीक है। एंड दैट एंटायर एरिया ऑफ मिर्जापुर and Bhadohi, that is a carpet capital of Asia, ठीक है। यस, होता क्या बता, उन कारपेट्स में डिजाइन करने के लिए ना, बिकॉज वो बहुत ही माइन्यूट होता है वो स्पेस, तो बच्चों के फिंगर्स कैसे होते हैं? छोटे, सो वो उसके अंदर प्रॉपरली, ठीक है, डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसीलिए वहां पे क्या था? मैसिव यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, बिकॉज मशीन यूज करने जाएंगे तो बहुत कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर का बहुत ही अबंडेंट यूज था उसके अंदर, तो कैलाश सत्यार्थी को रोल जाता है उसका ही, कि उन्होंने जो रेस्क्यू किया, जो भी कारपेट इंडस्ट्री के अंदर बच्चे इन्वॉल्व थे उनको, थाउजेंड्स में, बिकॉज पूरे एशिया का सेंटर है वो आज भी, ठीक है। वो हो गया। और उस साल एक लड़की को मिला था नोबेल प्राइज, मलाला यूसुफजई, ठीक है, ये याद है, बट वी डू नॉट नो अबाउट द कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को एक साथ उस साल मिला था नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और अगला किसे मिला नोबेल पीस प्राइज? डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। कर क्या है आजकल वो? ऑलवेज क्लेमिंग मैंने पीस करवाया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। वो सेम लगा हुआ, कहां लगा हुआ है? इन रशिया एंड यूक्रेन। और रिसेंट में व्हाट ही डिड, 1979 के बाद पहली बार यूएसए ने सैंक्शंस हटाया फ्रॉम सीरिया। खुशी में नहीं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, पहली बात तो अपना इमेज स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा ट्रेड लेकर आना, बिकॉज सीरिया पे 1979 से क्या लगे हुए हैं? रेस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस, ठीक है। नाउ इंटरवीन बाय मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसने इंटरफेयर किया कि हटा दो, तो ट्रंप वाज लाइक क्या मिलेगा इन रिटर्न, बिकॉज ट्रंप इज अ प्योर बिजनेसमैन, ठीक है भाई वो बिजनेसमैन वहां का। तो बोला दो चीजें मिलेंगी आपको, एक इज्जत, दूसरा इफ यू डू इट सऊदी अरेबिया विल साइन बिगेस्ट डिफेंस डील विथ यूएसए, $142 बिलियन का, वो साइन हो भी चुका है, ठीक है। जैसे ट्रम्प ने डिक्लेयर किया उसके जस्ट बाद डील भी क्या हो गई? डन, ठीक है। तो ये भाई साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को कि मैं ही हूं वो शक्तिमान, ठीक है, हु इज गोइंग टू ब्रिंग अ पीस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। बट रिमेंबर, नाम याद रखो इंडियंस का यार एटलीस्ट, कि किन किन को मिला हुआ है नोबेल प्राइज। इवन यू हैव अ डॉक्टर हरगोविंद खुराना ऑल्सो, ठीक है, फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो ट्राई करो याद रखने के लिए। सो लेट्स अगेन कम टू द एचटीआई। हमने क्या बात की? किसने दिया था? ये महबूबुल हक ने, ठीक है। अब सी, इससे पहले जो एक अप्रोच था टू मेजरिंग डेवलपमेंट, इट वाज नोन एज PQLI, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स,
जो 3 पैरामीटर्स पे जज करता था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट को। नंबर 1 वाज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एंड नंबर 3 वाज योर लिटरेसी रेट। समझ में आया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर यार, जिंदा तो एक जो स्लेव होता है वो भी जिंदा रहता ही है ना आखिरकार, ठीक है। तो बोला कि नहीं, ये पैरामीटर्स एक्चुअल में इंडिकेट नहीं कर पा रहे कि वेदर अ पर्सन और अ सोसाइटी इज डेवलप्ड और नॉट, ठीक है। क्यों बताए, तो मैंने टर्म की बात की थी व्हेन वी स्टार्टेड। चॉइस, राइट टू चॉइस बहुत ही फंडामेंटल होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू ईट, व्हाट वी वांट टू वियर। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे यू डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग टू दिस, व्हाट यू वांट टू स्टडी, what you want to eat, whom you want to meet, ठीक है। मैं बोलता हूं जस्ट करो इमेजिन, you do not have choice in any of these things, and then imagine your life. करो, ट्राई टू इमेजिन, बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, किसी टू सी द रियल डेवलपमेंट वी नीड टू मेजर व्हाट, राइट टू चॉइस, कि एक पर्सन के पास कितना ज्यादा चॉइस लेने की ऑटोनॉमी है। अब वो कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज अ क्लास 8th पास और 10th पास, क्या ऑप्शन उनके पास होता है, सिंपली डू ITI एंड ज्वाइन द वर्कफोर्स एज अ मैनुअल लेबर, राइट। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक एग्जाम होती है SSC MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट अ ग्रेजुएट, उसके पास 3 ऑप्शन है, SSC MTS, CHSL, CGL, UPSC, MPSC and all the examinations. Just see, your choices increased just with the level of education. समझ में आया, ठीक है। If you have a lesser money in your hand, ठीक है, तो आप कहां ले पाओगे एजुकेशन, मोस्टली इन द महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल्स, ठीक है। बट इफ यू हैव मोर मनी इन योर हैंड्स, यू कैन चूज बेस्ट स्कूल इवन इन द ICSE एंड CBSE बोर्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई वी नीड टू मेजर व्हाट, चॉइस, कि किसके पास कितना ज्यादा राइट टू चॉइस है। जिसके पास जितना ज्यादा एवेन्यू चॉइस का होगा वो उतना क्या होगा, डेवलप्ड। अब ये चॉइस कैसे करना पड़ेगा मेजर, अगेन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट था लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। कौन सा, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। कुछ ये अलग नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट एवरेज एज ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंसान कितना टाइम जिंदा रहता है किसी कंट्री के अंदर। लाइक इन इंडिया इट इज 68 ईयर्स, क्या है लोगों की एवरेज एज, ठीक है। दूसरा एजुकेशनल आउटकम, ठीक है। यहां पे से क्या बात की थी, सिर्फ लिटरेसी रेट। यहां क्या बोला, एजुकेशनल आउटकम। इसमें क्या बोला, ठीक है, ट्राई टू मेजर 2 थिंग्स। नंबर 1 मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड नंबर 2 एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। कौन सा, मीन ईयर एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। नाउ व्हाट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, नॉर्मली करते क्या है ये लोग, किसी भी कंट्री में देसी जिनकी भी एज 25 प्लस है, ठीक है, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया था इन द एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब भाई किसी ने अगर सिर्फ 10 तक पढ़ाई की है तो कितना उसने स्पेंड किया होगा, ऑलमोस्ट 11-12 इयर्स इंक्लूडिंग KG एंड एवरीथिंग। दोज हु आर अ ग्रेजुएट कितना आएगा उनका, 17 इयर्स आएगा, राइट। सो दे फर्स्ट मेजर दिस एंड दे आल्सो मेजर दोज हु आर बिलो 18, उनका कितना उम्मीद है कि वो कितने और साल स्पेंड करेंगे इनटू द एजुकेशन। समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा टाइम आपने स्पेंड किया होगा एजुकेशन में, यू आर गोइंग टू हैव अ मोर चॉइसेस अकॉर्डिंगली। डिस्कस किया जैसे हम लोगों ने अभी कि 10th पास होने पे क्या ऑप्शंस हैं और ग्रेजुएट होने पे क्या ऑप्शंस हैं। एंड नंबर 3 पर कैपिटा इनकम, कि एक इंडिविजुअल की कितनी है एवरेज इनकम। बिकॉज लेट्स, अगर हम बात करें राइट टू ईट की बात करें हम, ठीक है, भाई पैसे बहुत कम है, यू हैव टू रिलाई ऑन दी गवर्नमेंट का राशन। क्या मिलता है उसके अंदर, चावल, गेहूं और शक्कर और दाल मिल जाती है। यहां पे राइट टू चॉइस है क्या आपके पास, नहीं।
Whatever is given by the government, you have to eat. Now let's say you want to include more diverse food into your diet. You need money. ठीक है? So if you have a more money, that means you can exercise your choice easily. ठीक है? तो महबूब उल हक का ये 3 पैरामीटर था फॉर दी HDI, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशनल आउटकम, वहां पे क्या देखा उन्होंने, यहाँ पे मीन ईयर एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड एट द एंड पर कैपिटा इनकम. ठीक है? टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब हुआ क्या, इसका भी एक आया क्या, एडवांस्ड वर्जन, जिसकी हमने बात की बुक में नहीं दिया हुआ है. ठीक है? दैट इज कॉल्ड योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ठीक है? और पता है इसका क्लियर कट, इफ यू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स ना, यू कैन गेट द आइडिया. फॉर एग्जाम्पल 2010 से पहले किसी भी कंट्री के अंदर वी यूज टू मेजर व्हाट, बेस्ड ऑन HDI, टू मेजर कि वहां के लोग गरीब है या फिर अमीर है, वट एवर इट इज. ठीक है? तो उस टाइम पे मनी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है? एंड दैट्स वाई जो गवर्नमेंट की स्कीम होती थी लाइक मनरेगा, राइट, MG नरेगा एक्चुअल में इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. राइट? गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई लोगों तक पैसे पहुंचाओ सो दैट क्या बढ़ सके उनका पर कैपिटा इनकम. राइट? तो उस टाइम पे वो अप्रोच था. बट प्रॉब्लम क्या है, आज जब हम गवर्नमेंट की स्कीम्स देखते हैं ना, तो गवर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड कैश. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड व्हाट, फैसिलिटीज लाइक आवास योजना घर, स्वच्छ भारत अभियान टॉयलेट्स. ठीक है? जल जीवन मिशन पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर. तो अगर आप एक या दो स्कीम्स को छोड़ दो आज के टाइम पे, ठीक है, फॉर नाउ ऑलमोस्ट इन स्कीम्स में वी डू नॉट हैव मनी का एलिमेंट, वी हैव द एलिमेंट ऑफ सर्विसेज. ये चेंज क्यों हुआ पता है, बिकॉज 2010 के बाद डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए नया अप्रोच आ गया था. दैट वाज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ये क्या बोलता है पता है, मनी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एक्सेसिबिलिटी टू द सर्विसेज. पैसा बहुत है मेरे पास, बस सराउंडिंग में स्कूल्स ही नहीं है और ना है हॉस्पिटल, तो मेरा हेल्थ आउटकम और जो मेरा होगा एजुकेशन आउटकम वो होगा अप्रोप्रिएट नहीं. तो इसमें क्या बोला जाता है कि इंस्टेड ऑफ मेजरिंग पर कैपिटा इनकम, मेजर व्हाट, एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ. दैट इज पक्का हाउस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आ रहा है? ठीक है? इन पे करता है फोकस. क्लीन कुकिंग फ्यूल लाइक LPG गैस सिलेंडर. समझ में आया? तो दिस इज हाउ कि अब डेवलपमेंट को जो तरीका देखना चेंज हो गया कि नाउ वी मेजर इट बेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है? इसीलिए 2010 के बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है वो किस पे आ रही है, ऑन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, नॉट जस्ट कैश और मनी. अब समझा? ठीक है? तो वही है, पॉसिबली इन फ्यूचर यू मे हैव अ न्यू इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. वो भी हो सकता है. 10 साल हो गया इसको भी, 10 नहीं 15 ईयर्स हो गया है, तो कुछ नया आएगा वहां पे. राइट? सो यू मे हैव, ठीक है, सी जो मैंने बताया रिगार्डिंग टू MPI, इट इज जस्ट वन पार्ट कि दे चेक व्हाट, बेसिक एमिनिटीज का एक्सेस. द डीप इंडेक्सेस वो आप कहां रीड करोगे, इन द इकोनॉमी. ठीक है? चलो सर जो पैरामीटर्स की बात हो रही है, हाँ. तो आपके हिसाब से कोई अगला, अभी तो 15 साल हो गए, कोई अगला कौन सा हो सकता है? इंक्लूसिविटी. इंक्लूसिविटी इन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम, वी कैन से इन इंडिया कि ठीक है हमारा इनकम बहुत अच्छा पर कैपिटा इनकम, बट देन लेट्स सी मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है. अच्छा, ठीक है? सी द डिफरेंस ऑफ क्लास, कास्ट, रीजन. ठीक है? तो ये हो सकता है पॉसिबल मेजर. पूरा डाटा स्ट्रक्चर निकालना. यस, राइट. तो इट इज हाउ कि भाई आपका डेवलपमेंट कैसे मेजर किया जाता है. ठीक है? और यहां पे टर्म दिया हुआ है, दैट इज योर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. नॉर्मली व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इट, सिंपली गिविंग वोट. 5 साल में एक बार वोट दे दिया, वी आर अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट्स इट. नो, सी वी शुड हैव आवर पार्टिसिपेशन इवन इन द पॉलिसी मेकिंग. ठीक है?
बिकॉज हमारे रिगार्डिंग जो लोग भी बना रहे हैं लॉज या पॉलिसीज कि हमें क्या मिलना चाहिए, एंड इमेजिन करो उससे हमारे नीड्स ही रिजॉल्व ना हो तो कुछ मतलब इन पॉलिसीज का नहीं। हमें क्या चाहिए भाई, वी वांट कि जो नॉर्मल आपके कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, उनका क्या हो, स्टेटस अपडेट हो। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, हम बनाएंगे न्यू आईआईएम्स एंड न्यू आईआईटीज। अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आया क्या? कैन एवरीवन रीच टू दैट? नो, बट यस एवरीवन कैन रीच टू द नॉर्मल कॉलेजेस इफ यू अपग्रेड द लेवल ऑफ स्टडीज देयर, तो सबका बेनिफिट उसके अंदर है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि भाई ठीक है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? सी, you have various tools, for example NGOs, non governmental organization, you have a media, ठीक है, which actually make sure कि लोग पॉलिसी मेकिंग में भी अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके by raising their voices, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट लोकल गवर्नमेंट, दैट इज म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ठीक है। ये तो डायरेक्टली किसका सोर्स है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। बिकॉज एक होता है ग्राम पंचायत और एक होती है ग्राम सभा। डिफरेंस क्या है उनके बीच में? ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की जाती है और ग्राम सभा में गांव के अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है 18+ वाला अटेंड करना। ठीक है, सी ग्राम पंचायत कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सरपंच एंड द ऑफिशियल्स, ठीक है। एंड ग्राम सभा मींस व्हाट? ऑल द एलिजिबल वोटर्स ऑफ द एंटायर विलेज, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट मैंडेटरी है कि साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। पीपल शुड गैदर एट वन प्लेस एंड दे शुड प्रोवाइड देयर अप्रूवल टू द पॉलिसीज ऑफ द ग्राम पंचायत। So it ensure what? कि भाई एक्चुअली यू आर डिसाइडिंग व्हाट यू नीड। अब समझा? ठीक है, दैट इज हाउ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैन बी एंश्योर्ड, राइट। अब एक चीज ये आती है, सी हम कितना बोल रहे हैं डेवलपमेंट हमारे लिए हो रहा है। सी, डेवलपमेंट इज मेजरली नॉट फॉर अस, इट इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी सिटिंग इन पावर, ठीक है। ये चीज तो होती है, नाम लगता है हमारा वहां पे। फॉर एग्जाम्पल whenever dams are constructed, नाम क्या होता है उससे? क्या कहते हैं? canals and the water will go to the farms. Actually it benefits to whom? To the hydro power companies, जो उससे क्या जनरेट करती हैं? पावर सप्लाई, ठीक है, और उससे पैसा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो चीज है। तो होता क्या है कि लोग बोलते हैं ठीक है, अगर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ उनके इंटरेस्ट में होगा देन व्हाट अबाउट अस, ठीक है। बिकॉज जब भी अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमनर्स, ये होता क्या है, अगर डेवलपमेंट में ये एलिमेंट्स अगर मिसिंग हो, कौन से? राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड योर डेमोक्रेसी, तो वो डेवलपमेंट सबका होगा क्या? नहीं, इट विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ फ्यू, नॉट डेवलपमेंट ऑफ ऑल। समझ में आया? ठीक है। तो डेवलपमेंट को हम और कितना ज्यादा पार्टिसिपेटिव बना सकते हैं? कोई एग्जांपल देगा? ठीक है, यहां समझो। 2 एग्जांपल है। नंबर 1 इज योर पेसा एक्ट, ठीक है। एंड नंबर 2 इट इज योर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज पेसा एक्ट? एनीवन बताइए, व्हाट इज पेसा एक्ट? अच्छा, इंडिया में जब आया था पंचायती राज, कौन सा अमेंडमेंट थ्रू आया था? राइट। सी, व्हेन द अमेंडमेंट केम, दैट अमेंडमेंट वाज नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज, ग्राम पंचायत के, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के प्रोविजंस को शेड्यूल एरियाज तक पहुंचाने के लिए ये बाद में एक्ट पास किया गया 1996 के अंदर, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पेसा एक्ट, ठीक है। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट? नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी एरिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है प्रोजेक्ट, और लेट्स से अ माइनिंग प्रोजेक्ट, नॉर्मल एरिया कोई भी, वहां पे कौन अथॉरिटी डिसाइडिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट इन अ शेड्यूल एरियाज ग्राम पंचायत का भी अप्रूवल चाहिए फॉर अ माइनिंग प्रोजेक्ट। तो क्या इंश्योर कर रहा है कि भाई इफ पंचायत को लगता है कि नहीं
ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इट में गो अगेंस्ट द राइट्स एंड द लाइवलीहुड ऑफ पीपल, दे कैन रिजेक्ट इट. That will be considered. Yes, mandatory provision है. And number 2 is your environmental impact assessment. That is, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको अप्लाई करने से पहले होगा उसकी फिजिबिलिटी स्टडी. दैट इज, ये एनवायरमेंट जब लागू होगा तो कितना ज्यादा ये हार्म करेगा टू द एनवायरमेंट, राइट. और ये होगा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक में रखा जाएगा, स्पेशली जहां पे वो काम होने वाला है, और लोगों से क्या लेंगे, कंसर्न्स कि ये रिपोर्ट है. नाउ यू सजेस्ट कि ये रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं, तो यू कैन फाइल योर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दैट प्रोजेक्ट. उसकी फिर हियरिंग होगी, और अगर वो हियरिंग में लगता है कि हाँ पॉइंट इज सब्सटैंशियल, चेंजेस विल बी मेड इन प्रोजेक्ट. समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ EIA एक्चुअली केम इन 2006 और बाद में ये रूल्स रिवाइज हुए इन 2020. और 2020 का यूपीएससी मेंस अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन EIA रूल्स ऑफ 6 एंड 20. कुछ नहीं पूछा, बस वही पूछ लिया, बताओ फैक्चुअल. यहाँ पे होता ना अपना वो करना, डिफरेंशिएट करना, बस सिंपल सा था, एक वही था, बैठ करो डिफरेंशिएट बैठ के. तो दिस इज हाउ, ठीक है. दिस काइंड ऑफ रूल्स मेक श्योर व्हाट, पब्लिक का पार्टिसिपेशन, कि उस प्रोजेक्ट से उनको अगर हार्म हो रहा है सो दे शुड हैव अ से कि नहीं क्या करो, उसको चेंज करो. समझ में आया? ठीक है. इवन हमने एक एक्ट पास किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, कब? 2013 में, 2013 में. ना होता क्या था पता है? एक नाम सुना है, रॉबर्ट वाड्रा. एनीवन? नहीं. डू यू नो प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी पता है कौन है? प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन, और उसका हस्बैंड कौन है? रॉबर्ट वाड्रा. ठीक है. तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है इसके रिगार्डिंग. ठीक है. नाउ लेट्स सी, ये एक फार्म लैंड है. ठीक है. नाउ एक आता है कोई पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड, एक बिल्डर है, उसने क्या बोला, आप हमको ये फार्म बेच दो एज पर द करंट मार्केट रेट. ठीक है. लेट्स, इसका प्राइस कितना था? 10 लाख रुपीस. बट व्हाट दैट बिल्डर इज गोइंग टू डू, वो बनाएगा ऐसे बिल्डिंग. ठीक है. एक फ्लैट बेचेगा 1 करोड़ का, और कितना अर्न करेगा उस पर वो? 30 करोड़. 30 करोड़. ठीक है. 30 फ्लैट से ज्यादा नहीं. ठीक है. नाउ इमेजिन, एक्चुअल में उसने कितना बनाया लैंड से? 30 करोड़. और बाय कितने में किया? सिर्फ 10 लाख. लैक्स. उसने बाय किया जमीन के भाव से और बेचा कैसे? फ्लैट्स के भाव से. ठीक है. तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि अल्टीमेटली वापस यहां पे क्या आ रहा है? इनइक्वालिटी इन द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस. गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब से ऐसा होगा कि इफ एनी प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी एक्वायर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दे हैव टू पे 4 टाइम्स ऑफ द मार्केट वैल्यू. कितना? 4 टाइम्स, मतलब 40 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे. समझ में आया? सो इट वॉज टू एंश्योर कि भाई जो लोगों के राइट्स हैं, ठीक है, इवन दे ऑल्सो हैव व्हाट, राइट टू इक्वालिटी इन डेवलपमेंट प्रोसेस. सिर्फ आप मत खाओ, थोड़ा हमको भी दो. ठीक है. सो टू एंश्योर इट, दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच. लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013. समझा यहां तक पूरा? ठीक है. So we are done with the development chapter. We are done with the first entire NCERT class 11. खत्म हो गया है. अब इसके बाद हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. ठीक है. चलो.